ओके खैर, तो यहाँ पे जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास जो है 4.9 आपके पास आ गया होगा, राइट? आ जाओ आगे चलते हैं। सो तुमसे कह रहे हैं कि अ स्नो फ्लेक, ओके, एंड अ रेन ड्रॉप in the still air. Okay, they both fall from the rest at the same time. Fine, from the same height, far above the ground. Okay, the snowflake and the raindrop contain the same mass of water. Okay, same mass of water. Assume that there is no evaporation or melting. Mass कम ज़्यादा नहीं हो रहा है. Also assume that for a given speed, the drag force acting on the snowflake is greater. Drag force ज़्यादा act कर रही है than the drag force acting on the raindrop. Okay, which statement about the snowflake and the raindrop is correct? अच्छा जी, raindrop takes more time than snowflake to reach the terminal velocity. Okay, sense बना रहा है. Raindrop take more time than snowflake to reach the ground. Raindrop take less time. उल्टा हो गया, उल्टा हो जाएगा ये. They reach the same initial terminal velocity. No, they take the same amount of time to reach the ground. मैं बता दूं कि मैं नो यस क्यों बोल रहा हूँ, राइट? मैं सिर्फ नो यस बोलना मकसद नहीं है. ओके, बता दूं. They take the same amount of time to reach the ground. अच्छा जी, नहीं गलत है. देखो, सीन ऐसा है कि अगर उसने तुम्हें बाय द वे यहाँ पे बताया कि दे बोथ हैव द सेम मास, बट इन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि तुम्हारे पास डेंसिटी सेम है या नहीं है. ओके, क्योंकि जो ड्रैग फोर्सेस होती हैं वो एग्जैक्टली या स्ट्रेट अवे डिपेंड करती है उस पे, क्या बोलते हैं अपना, डेंसिटी पे, राइट? लेकिन इन्होंने यहाँ पे इतना बता दिया कि द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द स्नो फ्लेक इज ग्रेटर. ओके, अगर स्नो फ्लेक पे ड्रैग फोर्स ग्रेटर है इसका मतलब है इसकी डेंसिटी कम है. डेंसिटी कम हो गई, राइट? क्योंकि कम डेंसिटी है तो वो हवा के अंदर झूलते हुए, पेपर होता है ना पेपर, तुम पेपर को हवा के अंदर ड्रॉप कर दो, पूरे खुले हुए पेपर को, तो वो हवा के अंदर झूलते हुए आएगा नीचे. लेकिन उसी पेपर का मचूड़ा बना के, बॉल बना के नीचे फेंकोगे तो जल्दी आ जाएगा, राइट? क्योंकि डेंसिटी तुमने कम कर दी, राइट? अगर तो तुम मान लो कि तुम्हारे वो दोनों पेपर तुम्हारे पास सेम सेम मटेरियल के, राइट, लेकिन तुमने वॉल्यूम कम कर दिया, राइट? तो ये तुम्हारे पास काम है. खैर, तो इसका मतलब है हमें यहाँ से पता चला है कि डेंसिटी इसकी कम है, या चलो अगर डेंसिटी कम नहीं है, डेंसिटी बराबर है, तो ड्रैग फोर्स पे ज्यादा लग रही है, वॉल्यूम इसका ज्यादा होने वाला है, बस ऐसा समझ लो, सही है? तो खैर, वॉल्यूम इसका ज़्यादा होने वाला है और इसका जो है ना ड्रैग फोर्स इस पर ज़्यादा लग रही है, सही है? अगर तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा लग रही है, तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास अगर ये ऑब्जेक्ट है, सही है, रेन ड्रॉप ले लो, इसके ऊपर जो है ना वेट, इसका वेट दोनों का मास सेम है, तो दोनों की डाउनवर्ड एक्सेलरेशन सेम होने वाली है, राइट? डाउनवर्ड वाली वाली चीज़ कॉन्स्टेंट है, राइट? लेकिन जो चीज़ दोनों में डिफरेंशिएट करेगी वो होगी अपवर्ड फोर्स, राइट? स्नोफ्लेक के अंदर अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है, राइट? मान लेते हैं कि स्नोफ्लेक तुम्हें जो है ना वो इस तरह का दिख रहा है, सही है? स्नोफ्लेक का भी वेट सेम है, सो मैं इसका डाउनवर्ड एरो सेम बना रहा हूँ, बट स्नोफ्लेक का जो अपवर्ड एरो है दैट शुड बी ग्रेटर. ओके, जब स्नोफ्लेक का अपवर्ड एरो ज्यादा है, राइट, तो इसका मतलब है कि ड्रैग फोर्स अगर उस पर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनल वेलोसिटी तक जल्दी पहुंच जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी पे जल्दी पहुंच जाएगा, राइट? जल्दी से टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचने का ये मतलब होता है भाई कि वो कम टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर रहा है, राइट? मतलब अगर अगर तो तुम ज्यादा देर तक एक्सेलरेट करो तो जाहिर बात है ना, ज्यादा इंक्रीज इन एक्सेलरेशन, ज्यादा इंक्रीज इन वेलोसिटी आएगा, राइट? लेकिन अगर तुम जल्दी से टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच गए, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी के बाद तो तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो सकती, राइट? तो अगर तुम जल्दी से टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच गए हो, सो उसके बाद तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होने वाली. लेकिन अगर तुम देर से टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी टू अ हायर वैल्यू, एंड देन वो फिर कांस्टेंट होगी, राइट? सो जो जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच रहा है इसका मतलब है कि इट विल हैव टू मूव ऑन द स्लोअर स्पीड टिल द एंड ऑफ द मोशन, राइट? एंड जो अपनी बहुत देर बाद टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच रहा है इसका मतलब ये है कि इट विल हैव relatively हायर वेलोसिटी, राइट? और उसकी वजह से उसका मोशन तेज होगा, ग्राउंड में जल्दी पहुंच जाएगा वो, राइट? और ये सारी कहानी है, सही हो गया? तो कीपिंग ऑल ऑफ दिस थिंग इन माइंड, तुम अगर सोचो द रेन ड्रॉप टेक मोर टाइम देन द स्नोफ्लेक टू रीच द टर्मिनल वेलोसिटी. मेक सेंस बना रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास जो है ना स्नोफ्लेक पे ये ज्यादा है और ड्रैग फोर्स ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी से इसको नलिफाई करके इसकी ये जल्दी से टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाएगा, लेकिन इसको टाइम लगेगा टर्मिनल वेलोसिटी पे आने में, राइट? द रेन ड्रॉप टेक मोर टाइम देन द स्नोफ्लेक टू रीच द ग्राउंड.
इसका उल्टा होने होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुमने कहा कि भाई रेन ड्रॉप देर में टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर रहा है, इसका मतलब है कि रेन ड्रॉप विल गोइंग टू हैव अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी एज इट इज अचीविंग आफ्टर अ रिलेटिवली लॉन्गर टाइम। टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो बहुत देर बाद अचीव कर रहा है, राइट? तो इसका रेंज ड्रॉप के टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा स्पीड से नीचे गिरेगा तो ज़्यादा जल्दी ये नीचे आ जाएगा, राइट? तो इस वजह से जो है ना इट विल टेक रिलेटिवली लेस टाइम, राइट? मोर की जगह लेस होगा तो सही हो जाएगा ये स्टेटमेंट। दे रीच द सेम टर्मिनल वेलोसिटी, सेम टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती है सेम डेंसिटी सेम वॉल्यूम पे, राइट? और सेम वॉल्यूम का मतलब है कि सेम ड्रैग फोर्स। अब चूंकि सेम ड्रैग फोर्स नहीं है तो इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? तो ये गलत गलत हो जाएगा, राइट? दे टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच द ग्राउंड। अच्छा जनाब, सेम अमाउंट ऑफ टाइम इस वजह से नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हें तुम्हें पता है कि एक ही टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, एक ही टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कम है। और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो जल्दी पहुंच रहा होगा, वेलोसिटी कम है तो देर से पहुंच रहा होगा, राइट? और वेलोसिटी ज़्यादा है कम हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ड्रैग फोर्स हमारे पास है, राइट? तो ये कहानी समझ रहे हो? तो ये भी सही नहीं है। हाँ जी यूसुफ बोलो भाई, क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा था कि इसकी दोनों की सेम टर्मिनल वेलोसिटी क्यों नहीं होगी, बिकॉज टर्मिनल वेलोसिटी पर ये वेट इज इक्वल टू वो नहीं हो जाता ए रेजिस्टेंस। नहीं बच्चे देखो, टर्मिनल वेलोसिटी जो डिपेंड करती है वो ड्रैग पे डिपेंड करती है, राइट? वो जो आप बता रहे हो ना, वो आप बता रहे हो, देखो टर्मिनल वेलोसिटी जो मोशन होता है ना फ्री फॉल, इसके दो स्टेजेस होते हैं, राइट? एक तो होता है एक्सेलरेशन वाला, एक्सेलरेशन, और एक होता है टर्मिनल वेलोसिटी वाला। यानी लेट से मान लो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो रही है, राइट? टर्मिनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे रीच हो रही है, तो एक होगा इससे नीचे वाला मोशन, राइट? और एक होगा इससे ऊपर वाला मोशन, राइट? यानी एक होगा कि जी। यहाँ से यहाँ तक आने का मोशन, राइट? टर्मिनल वेलोसिटी से पहले पहले तक का, और एक होगा टर्मिनल वेलोसिटी के बाद तक का मोशन, राइट? टर्मिनल वेलोसिटी आपने जो रीच कर ली है उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी ना इंक्रीज होने वाली है ना डिक्रीज होने वाली है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, राइट? और उसके बाद आपके पास जो है वो वेट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स हो जाएगा, और आगे कुछ भी नहीं होने वाला, राइट? वेट इक्वल टू ड्रैग फोर्स रिजल्ट इन जीरो हो जाएगा, आगे कहानी सेम रहेगी, राइट? तो इस वाले पोर्शन को तो आपने देखना ही नहीं है टर्मिनल वेलोसिटी के डिसीजन के लिए, राइट? क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी पीछे वाली चीज डिसाइड करेगी, आगे वाली चीज थोड़ी डिसाइड करेगी, समझ लो। तो आप ग्राफ पे दिखा सकते हैं एक बार, लाइक ये छोटा सा ग्राफ पे। किसका ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ? जी। और किन दोनों का, इसका इस सिनेरियो का, या फिर एक जनरल इस ग्राफ? इन जनरल, इन जनरल। इन जनरल जो होगा वो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी, ये पहले आपके पास कांस्टेंट आपके पास इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, राइट? और फिर उसके बाद जो है ये आपके पास जो है टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, राइट? ऑल्दो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होती, तो इसलिए जो है ना ये थोड़ी सी कर्व होती है, देन बस स्ट्रेट लाइन आगे चली जाएगी, ओके? ये ऐसे हो जाएगा। सही। सही हो गया। ये आपके पास है, राइट? ठीक। अगर तो आप स्नोफ्लेक के लिए ले रहे हो तो स्नोफ्लेक पे ड्रैग फोर्स ज्यादा है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम रीच होगी, तो वो इस तरह से दिखेगा, राइट? वो आपको इस तरह से दिख रहा होगा, ओके। ये इस तरह से दिख रहा होगा, सही। अच्छा जनाब, सेम अमाउंट ऑफ टाइम तब होगा व्हेन एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। एक तो तब होगा कि व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, राइट? या फिर तब होगा जब दोनों की आप जो है ना दोनों की डायमेंशन बॉडी की सेम ले लो, या दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ ड्रैग फोर्स लग रही हो, तब भी हो सकता है, राइट? तब भी पॉसिबल है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम तब भी पॉसिबल है कि जब जो है वो आपके पास ये हो, राइट? क्लियर हो गया भाई, सबको क्लियर हो गया? सही है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है आपने इसको नहीं देखना, आपने बस ऊपर वाले पोर्शन को देखना है कि भाई इस वक्त जो है वो वेट माइनस ड्रैग इज इक्वल टू एम ए होगा, राइट? बस आपने ये देखना है। सो जिसमें वेट माइनस ड्रैग वाला जल्दी रीच हो जाए तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कम होगी, एक्सेलरेशन का टाइम पीरियड कम होगा, तो वो जल्दी से जो है ना टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाएगा, वरना फिर देर लगेगी उसको, सही। चलो आगे चलते हैं। ओए शिट्स। सर एक दफ़ा फोर्स और वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर द वेलोसिटी सेम होती है, मगर फोर्स चेंज होती थी, या ये क्या था आई? फोर्स और वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर द वेलोसिटी, ओए इमीडिएटली आफ्टर द वेलोसिटी क्या मतलब? इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनल वेलोसिटी सेम होती मगर फोर्स चेंज होती थी या नहीं? मैथ्स में ऐसे चमाट पड़ेगा, मैथ्स वाली चीज़ें यहाँ लेके आ रहा है अबे। देखो देखो, देखो सीन ये है कि इसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने के बाद जो है ना वो वेट और ड्रैग सेम होता है, सही है। लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी से पहले वेट और ड्रैग सेम नहीं होता है, राइट? उसमें वेट माइनस ड्रैग इक्वल्स टू एम ए करते हो, राइट? सो टर्मिनल वेलोसिटी से पहले आपके पास वेलोसिटी भी चेंज होगी, एक्सेलरेशन कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो भी चेंज होगी। और आई नो मुझे पता है, मैं भी जनरली बता रहा हूँ, क्वेश्चन से रिलेटेड आप नहीं पूछो, लेकिन वो मेरे ख्याल से वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन देख के पता चलेगा, आप जो चीज़ पूछो मे भी क्वेश्चन देख के पता चलेगा, सही। बट खैर, बट फॉर नाउ अभी अभी तक इसको यहीं तक रुको, अगर कोई क्वेश्चन वो क्वेश्चन मिलता है तो मुझे भेज देना, मैं बता दूंगा क्या सीन है, सही। खैर आज अभी आगे आ जाओ।
अच्छा जी। सो आपसे कहानी में कह रहे हैं कि टू ट्रॉलीज आर held together on a horizontal surface with a compressed spring between them. Okay, when they are released, the trolley loses contact with the spring. Okay, with a spring, the trolley of the mass 2 kg move to the left. Okay, the trolley held together. Okay, अच्छा इन्होंने कहा हुआ है, एक तो ये चीज़ है held together on the horizontal surface, एक तो इससे कुछ चीज़ पर चल रही होगी, right? When they're released, the trolley lose contact with the spring. The fine. Okay, how much elastic potential energy was stored in a spring? अच्छा तुम्हें थोड़ी चीज़ें इसको रिलेट करनी होगी, right? देखो, पहली तो ये चीज़ रिलेट करो कि भाई तुम्हारे पास जो है ना, अच्छा एक एक ट्रिक याद रखना, वैसे एक ट्रिक याद रखना, मे बी तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, किससे रिलेट करा है। एनर्जी भी दे रखी है, मास भी दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखी है, स्प्रिंग भी, सब कुछ ही दे रखा है, राइट? एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, नॉट रिलेटेड विद द फिजिक्स, नॉट रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट, जस्ट रिलेटेड विद द पेपर, राइट? देखो, तुम्हारे पास जो होता है ना, तुम्हें सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि इसमें कौन सा चैप्टर लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये डिसाइड करने के लिए जब भी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आता है, वो मोमेंटम के आसपास का होता है। ओके, मे बी तुम्हें इससे सेंस ना बन रहा हो मोमेंटम का, लेकिन ये एक्चुअली में मोमेंटम का क्वेश्चन है, राइट? तो याद रखना कि तुम्हारे पास जो है ना, शुरू के 4-5 क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के आएंगे, वो तुम्हारे पास जो है ना, मतलब वो वेक्टर के आएंगे, बेस क्वांटिटीज के आएंगे, अनसर्टेनिटी वगैरह के आएंगे, राइट? देन फ्रॉम 6 to 8-9, 3-4 क्वेश्चन जो होंगे वो तुम्हारे पास क्या होंगे, काइनेमेटिक्स के होंगे, राइट? और फिर 9 से 10 तक काइनेमेटिक्स और समवॉट फोर्सेस के भी आ सकते हैं कभी कभार, बट उसके बाद तुम्हारे पास मोमेंटम आ जाएगा, राइट? 10-11 क्वेश्चन मोमेंटम का होगा, राइट? एंड सो ऑन, फिर मोमेंट और फिर फोर्सेस एंड देन वर्क एनर्जी पावर, बिल्कुल 20 के आसपास जो क्वेश्चन होते हैं वर्क एनर्जी पावर के होते हैं मेनली, राइट? और उससे उसके उससे पिछले के जो है ना, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग्स के, उसी के आसपास के होते हैं, राइट? तो यहाँ पे मोमेंटम लग रहा है मुझे, थोड़ी सी ट्रिक से मैंने तुम्हें बता दिया कि इस तरह से तुम्हें पता चल जाएगा, सही है? अच्छा, अब जो है, एक तो तुम्हारे पास ये आ गया कि भाई तुम्हें ये चीज़ पे चल गई, फाइन। अब अगर हम देखें कि भाई हमारे पास 2 kg मास है, हेल्ड टुगेदर है, इनिशियल मोमेंटम हो गया 0, राइट? एंड आफ्टर द कोलिजन एक इधर को जा रहा है, राइट? और एक ऑब्जेक्ट जो है वो उधर जा रहा है, राइट? सो इसकी इन्होंने हमें मास भी बता दिया है, इसकी हमें स्पीड भी बता रखी है, राइट? सो तुम्हारे पास जो है 2 into 9, 2 into 2 कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा, सही है? 4 हो जाएगा। अरे यार, 2 into 2 कर दोगे 4 हो जाएगा, सही है? प्लस ये उधर को जा रहा होगा, राइट? तो तुम इसका मास ले लो 1 kg इंटू वेलोसिटी में नहीं पता, सही? इसकी वेलोसिटी आ जाएगी -4, राइट? ये इधर को जा रहा होगा, सही है? सो इसकी होगी 4 मीटर पर सेकेंड टू द लेफ्ट, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड टू द लेफ्ट, सॉरी उसकी राइट है, इसकी लेफ्ट है, ओके? तो मैं यहाँ से वेलोसिटी पता चल गई। अब आ जाओ, स्प्रिंग के अंदर उसने कहा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, राइट? हम ये मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है और कांटेक्ट है, फाइन। हम ये मान लेते हैं फॉर नाउ कि जितनी भी स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, राइट? इन दो ट्रॉलीज की, सही है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के अंदर, राइट? और तो हम ये कहते हैं कि दोनों ट्रॉली की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, और हम ये कह देते हैं कि भाई वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इट शुड बी कमिंग फ्रॉम द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट, ऑफ द स्प्रिंग। तो हम उसको सर ये इससे फोर इक्वेट कर कैसे देते हैं। निकाले? मोमेंटम से ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज 0, फाइनल मोमेंटम इसका और फाइनल मोमेंटम इसका, सही है? और मैंने दोनों को ले लिया, सॉल्व कर लिया, मेरे पास -4 आ रहा है, समझ रहे हो? 2 2 2 टाइम्स 2 4, इसको यहाँ पे ले जाएंगे, डिवाइड बाय 1 करोगे, -4 आ जाएगा, समझ रहे? जी जी। परफेक्ट। अच्छा जी, खैर ये आ गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना बन रहा है? -4 आ रहा है तुम्हारे पास। अच्छा, अब इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, सही? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई करने लगे। सो 1/2 इंटू फर्स्ट का जो मास है वो आ रहा है, और फर्स्ट की जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है, प्लस 1/2 इंटू सेकंड का जो मास आ रहा है वो आ रहा है, और सेकंड की जो वेलोसिटी आ रही है वो ये आ रही है, राइट? सो तुम कर लो भाई, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 8 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, डी आके बस बन रहा है, सही हो गया? आई विश कि तुम्हें समझ में आया होगा, सही है? चलो आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कि स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड लेंथ x हैंग्स फ्रीली फ्रॉम अ नेल P as shown. The board has a uniform thickness and is made from the material of a uniform density. Fine. Okay.
A second square board of the side length 2x is made of the same material and has the same thickness as the original board. The second board is then hung from the nail Q. अच्छा nail P nail Q आ रही है सही P and Q और okay. What is the vertical distance between the positions of the center of the between the positions of the centers of the gravity of the two boards? अच्छा जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम ये लाइन खींचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके एग्जैक्टली सेंटर में लाई कर रही होगी है ना इधर को कहीं लाई कर रही होगी सही है सेंटर लग रहा है थोड़ा सा नीचे कर देते हैं सही ये यहाँ पे सेंटर कहीं कहीं आ रहा होगा सही ये सेंटर आ रहा होगा सही और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो यहाँ पे कहीं आ रहा होगा सही है ये आ रहा होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही अच्छा जी क्योंकि उसने कहा यूनिफॉर्म डेंसिटी राइट उसने आपको कहा यूनिफॉर्म थिकनेस है सही तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली सेंटर में आने वाला है सही यूनिफॉर्म थिकनेस है यूनिफॉर्म डेंसिटी है सही अच्छा जी अब तुम सॉल्व कर लो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओ ये वाली लेंथ निकल जाएगी तुम्हें पता है कि भाई ये परपेंडिकुलर आ रहा है सही है, क्योंकि ये तुम्हारे पास जो है ये क्या है स्क्वायर है राइट स्क्वायर का मतलब परपेंडिकुलर लेंथ बन रही है तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओ सॉल्व कर लो इसकी ये वाली वर्टिकल ग्रीन लाइन वाली लेंथ आ जाएगी तुम्हारे पास सही 2x² प्लस 2x² राइट इज इक्वल टू जो भी वर्टिकल डिस्टेंस है आर आप आर ले लो सही है और इसको अंडर रूट कर दो सही है तो यहाँ पास ये बन जाएगा 4x² प्लस 4 स्क्वायर 8x² अंडर रूट 8 कर दो 2 अंडर रूट 2 बनेगा और x बन जाएगा सही है तो 2x अंडर रूट 2 बन जाएगा सही इज इक्वल टू आर राइट ये इसकी लेंथ आ जाएगी सही हो गया अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो इसमें तुम्हारे पास आ जाएगा जो भी तुम्हारे पास है अच्छा आर के बजाय मैं पी लिख देता हूँ ताकि पता हो क्यू लिख देता हूँ ताकि हमारे पास हमें ये पता हो सही पी के अंदर हमारे पास आ रहा है x² प्लस x² यानी अंडर रूट x² प्लस x² राइट सो 2x² अंडर रूट होल थिंग पे सो जब तुम करोगे इसको सॉल्व तो तुम्हारे पास आ जाएगा x अंडर रूट 2 राइट ये तुम्हारे पास आ गया ये तुम्हारे पास दो चीज़ें आ गई राइट भाई यहाँ तक समझ में आया भाई प्लीज़ बताओ यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में आई सिर्फ मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया दोनों के सही एक्स से कंफ्यूज मत होना जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने सॉल्व किया राइट अच्छा जनाब अब इन्होंने सर ये आपको हाफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाफ करने की जरूर करे वो करेंगे अभी तो मैंने फुल लेंथ निकाली अभी मैंने फुल लेंथ निकाली अभी हाफ ओके करेंगे सही सही। ओके ओके सो ये आ गई जी अब व्हाट इज द वर्टिकल डिस्पोजिशन ऑफ द टू बोर्ड्स टू बोर्ड्स हैं सही है positions of the center of the gravity सही है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कहीं आ रही है सही है ये ले जाएं ये और इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रही है वो यहाँ कहीं आ रही है सही है सो हमें सम व्हाट ये वाला डिस्टेंस चाहिए सही है सही है अब ये मत बोलना कि भाई इसमें डिफरेंस का तो लफ्ज ये नहीं तो है उसका आप कहाँ हाफ से हो आ रहे गया। हो एक उस किस चीज़ का वो पी वाले का हाफ नहीं हो। है नहीं दोनों की एक सेकंड बता रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ एक सेकंड रुक्स सही है बस एक एक चीज मेरे जहन में आ रही है देखो तुम ये नहीं बोलना कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन तुम ये नहीं कहना कि यहाँ पे डिफरेंस तो वर्ड दिया हुआ नहीं है तो आप ये डिफरेंस कैसे ले लो राइट दोनों के सेंटर की लाइन खींचो तुम्हें बीच का डिस्टेंस निकालना है उसमें अंग्रेजी ये लिखी हुई है सही है अच्छा जी अब फुल डिस्टेंस को दोनों को हम हाफ कर लेते हैं राइट इसको भी हम हाफ कर लेते हैं तो पी का जो अगर हम हाफ करेंगे सो क्यू को अगर हम हाफ करेंगे सही है सो हमारे पास आ जाएगा एक सेकेंड 2x अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 सो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 2 ओवर 2 एंड एक्स राइट एंड एक्स सही हो गया एंड ये तुम्हारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर 2 सही है यहाँ से भी यही आ जाएगा सही हो गया अच्छा जी अब अगर एक सेकेंड इसको जरा कैलकुलेटर में डालें क्या बनता है बेसिकली मेरे पास जो है ना अगर ये मेरे पास जो लेंथ आ रही है वो आ रही है अंडर रूट 2 अपॉन 2 एक्स सही है और ये वाली लेंथ भी मेरे पास ये आने वाली है सही है अंडर रूट 2 अपॉन सही है अंडर रूट 2 अपॉन 2 सही है सो इट इज़ बेसिकली अच्छा अंडर रूट 2 तुम्हें तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट 2 अपॉन 2
इज बेसिकली द सेम थिंग एज 1/√2, राइट? पता है? क्योंकि हम अगर इस चीज़ को रैशनलाइज करते हैं, अगर हम इस चीज़ को रैशनलाइज करते हैं तो हमारे पास वो ऊपर वाली चीज़ बन जाती है, राइट? रिमेंबर ना, कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन मैथ्स के अंदर तुमने पढ़ा होगा, √2/2। सही हो गया। सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है। क्लियर हो गया? आई विश कि तुम्हें समझ में आया होगा। सर ना बोलो। ये पी को हाफ करके मिल रहा है। पी को, हाँ पी को हाफ, पी को भी मैंने हाफ किया। सही है। पी को जब मैंने हाफ किया तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल रहा है, राइट? और क्यू को जब मैंने हाफ किया है तो जो डिस्टेंस मुझे मिल रहा है, अच्छा सॉरी, क्यू को जो मैंने हाफ किया है वो मुझे जो डिस्टेंस मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है, जस्ट एक सेकंड, एक सेकंड, तो मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ। पी को मैंने हाफ किया तो मुझे ये डिस्टेंस मिल रहा है, और क्यू को जब मैंने हाफ किया है तो मुझे जो डिस्टेंस मिल रहा है वो मिल रहा है √2x, राइट? यानी दिस होल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, दिस होल डिस्टेंस इज √2x। सही है। वो उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो उसको ध्यान रख, एक्स ब्रैकेट के अंदर नहीं है, राइट? ब्रैकेट नहीं, रूट के अंदर नहीं है। सही। और जब तुम इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, जब तुम इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो तुम्हारे पास जो ये वाला डिस्टेंस बन जाएगा, दैट विल आल्सो बी √2/2x। ओके, इज दैट क्लियर? सही हो गया। तुम्हारे पास इसका डिस्टेंस तुमने इसकी लेंथ को डिवाइड बाय 2 करके निकाल लिया, इसका डिस्टेंस तुमने इसकी टोटल लेंथ को डिवाइड बाय 2 करके निकाल लिया, राइट? इन दोनों का डिफरेंस तुमने निकालना है, सो √2/2x कर लिया, राइट? समझ लो। अच्छा, एक कोइंसिडेंस यहाँ पे हो रहा है कि जो इसका डिस्टेंस आ रहा है ना वही फाइनल आंसर भी बन रहा है, बट इससे कंफ्यूज मत होना, राइट? ये फाइनल आंसर एक्चुअली में नहीं है, बल्कि आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा तब फाइनल आंसर जाके बनेगा। समझ लो। सही हो गया। अगर क्लियर है तो जी आगे सर। चलते हैं, आ जाओ। अच्छा जी सर, मोमेंटम वाली लॉजिक नहीं आई, कौन सी भाई? देखो इसके अंदर उसने कहा है टू ट्रॉलीज आर हेल्ड टुगेदर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट? कंप्रेस्ड स्प्रिंग बिटवीन देम, राइट? तो इसका मतलब है हेल्ड टुगेदर, इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम जीरो दिया हुआ है, राइट? नॉट मूविंग, राइट? और इनिशियल मोमेंटम जब जीरो दिया हुआ है तो तुम्हारे पास ये आ गई वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मैंने जीरो ले लिया। आफ्टर द कोलिजन या आफ्टर जैसे ही तुमने उसको रिलीज किया होगा तो ये इधर को निकलेगा, वो उधर को निकलेगा। सही है। और जब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट निकलेंगे तो तुम्हारे पास जो होगा, वो जो इनकी जो इनके मोमेंटम आएगा वो आफ्टर द कोलिजन मोमेंट, एक ही स्पीड दी हुई है, दूसरे की स्पीड को यूज करके, उसी की स्पीड को यूज करके मैंने दूसरे की स्पीड निकाल ली। समझ लो। मतलब मैंने इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 रखा, राइट? v2 मुझे नहीं पता था, m1 v1 मुझे पता था, m2 भी पता था, राइट? मैंने और इक्वल्स टू जीरो करना था मुझे क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था, राइट? और मैंने वहां से v2 निकाल लिया, v2 को मैंने फिर सॉल्व कर लिया एनर्जी के लिए, और मेरे पास सॉल्व आंसर आ गया। समझ लो। क्लियर हो गया भाई? कैंडी ब्रो, क्लियर हो गया? अच्छा जी, तुमसे कह रहा है द फोर्सेस आर अप्लाई टू द रिजिड ऑब्जेक्ट, द फोर्सेस ऑल एक्ट इन द सेम प्लेन इन विच डायग्राम द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारे पास दो चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी होंगी इक्विलिब्रियम के अंदर, रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोले तो मोमेंट के अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है, सही, जिसको हम रोटेशन कहते हैं, वो रोटेशन नहीं होनी चाहिए, वो भी इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। और ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब अपवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, राइट? रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है अपवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, राइट? ये दोनों फॉलो होनी चाहिए, राइट? आ जाओ जल्दी जल्दी ऑप्शन चेक करते हैं, आंसर निकालते हैं। पहले वाले केस के अंदर अगर हम रोटे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखें, यानी अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स आ रही है नहीं आ रही, सो हाफ एफ प्लस हाफ एफ, 1f और 1f, राइट? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इसके अंदर है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम अगर देखो यहाँ पे अगर हम पिवट लगा दें तो ये जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा, ये भी उतना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा। सो ये ऑप्शन आपका सही बन रहा है, राइट? इसके अंदर रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। देखो जब आप फोर्सेस की बात करते हो ना, यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जिसके अंदर अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस होती है, तो उसके अंदर पिवट कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती, पूरी बॉडी को लेते हो आप, राइट? पूरी बॉडी पे डाउनवर्ड फोर्स मेरे पास ये लग रही है, पूरी बॉडी पे अपवर्ड फोर्स ये दो लग रही है, दोनों को ऐड कर लो और इस नीचे वाली फोर्स के हिसाब से देख लो, अगर इक्वल आ रही है देन फाइन, नहीं आ रही तो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, जैसे कि आगे ऑप्शन में होने वाला है, दिखाता हूँ। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में आप पिवट लगा दो कहीं पे, राइट?
पिवट तुम यहाँ पे लगा सकते हो, तुम यहाँ पे लगा सकते हो, तुम यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैंने यहाँ पे पिवट लगाया, राइट। किसी को अगर यहाँ पे लगाना है भाई, वो यहाँ पे भी लगा सकता है, राइट। यहाँ का डिस्टेंस डबल है, यहाँ की फोर्स हाफ है, राइट। यहाँ का डिस्टेंस हाफ है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो है तुम बैलेंस हो जाएगा, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पे इसे लगाया आसानी के लिए। जब जहाँ पे भी तुम पिवट लगाते हो तुम्हें पता है कि वहाँ पे फोर्स जीरो हो जाएगी, ये वाली फोर्स अब नहीं एक्ट करेगी मोमेंट के अंदर, ओके, मोमेंट के अंदर। तो ये वाली फोर्स जो है ये क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगी। बोथ द फोर्सेज आर फ्रॉम द सेम डिस्टेंसेज away from the pivot, right? Both the forces are of equal magnitude and opposite in direction. So उसकी वजह से तुम्हारे पास resultant moment जीरो होने वाला है, ओके। ये फॉलो हो रहा है। इसके अंदर अगर तुम देखो, बी के अंदर अगर तुम देखो, सो बी के अंदर जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, यानी अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस, दो डाउनवर्ड फोर्स हैं, दो अपवर्ड फोर्स हैं, बैलेंस है, राइट। फोर्सेस अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, बैलेंस है। पिवट लगा देते हैं, पिवट यहाँ पे लगाओगे ये सारी फोर्सेस खत्म हो जाएंगी, राइट। ये यूं घुमा रहा है सिस्टम को, ये भी यूं घुमा रहा है, सो देर इज एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो उसकी वजह से ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, सॉरी रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी मोमेंट जो है उसका जीरो नहीं है, राइट। इसके अंदर अगर तुम देख लो, अपवर्ड फोर्स 2F आ रही है, डाउनवर्ड फोर्स F आ रही है, तो इसके अंदर ये तो यहीं पे खत्म हो गया, सही है। एंड इसके अंदर अगर तुम देख लो, सो 1F की डाउनवर्ड फोर्स है और 1F की अपवर्ड फोर्स है, क्योंकि 0.5 प्लस 0.5 1, 0.5 प्लस 0.5 1, वन अपवर्ड वन डाउनवर्ड, तो फोर्स इक्विलिब्रियम पे है। बट मोमेंट अगर तुम देखो, पिवट लगा दो कहीं पे भी, सो ये वाली फोर्स खत्म हो जाएगी, ये एक फोर्स ज्यादा आ रही है, राइट। तो ये दो फोर्सेस की वजह से इन दोनों का मोमेंट तो खत्म हो जाएगा, बट ये वाली फोर्स जो है वो बाकी रहेगी, समझ रहे हो। चलो जी आगे आ जाओ। आपसे कह रहा है कि रिजिड रॉड एक्स वाई हैज अ नेग्लिजिबल मास एंड द लेंथ ऑफ 75 centimeters. The rod is suspended from the fixed end from the fixed point P by a string attached to the end X. An object of the mass 11 kg is suspended by the string that is attached to the rod at the distance of 25 centimeter from the end X as shown. Okay, fine. What is the actual vertical force acting on the end y of the rod hold in the equilibrium, fine, तो फाइन सही हो गया। सही है, तुमने जो है ना इसको स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है, सही हो गया। यहाँ पे पी पे अटैच किया हुआ है, 11 केजी की तुमने जो है ना यहाँ पे अटैच किया, और पी जो है तुम्हारे पास पिवट आ रहा है, राइट। सो तुम्हें ये पता चल गया भाई ये पिवट आ रहा है तुम्हारे पास, सही है। और ये वाला जो मास होगा वो इस डायरेक्शन में तुम्हें मूव करवाएगा, सही है। एक्स की जो फोर्स होनी चाहिए इस डायरेक्शन में होनी चाहिए इन ऑर्डर टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो तुम यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको, 11 × 9.81 कर देना भाई, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा, सही है। डिस्टेंस तुम्हारे पास आ रहा है 25, इसको कन्वर्ट ना भी करो तो भी चल जाएगा, सही है। क्योंकि अगला वाला डिस्टेंस भी तुम्हारे पास 75 पे आ रहा है, और तुम्हारे पास जो फोर्स है वो वाई लग रही है, राइट। पूरा डिस्टेंस हम ले रहे हैं क्योंकि पिवट से लेकर एंड तक लग रहा है, राइट। और तुम डिवाइड कर दो इसको 75, यहाँ पे डिवीजन में दे दो, राइट। 75 कितना आता है भाई, ए बन रहा होगा मेरे ख्याल से। 30, ओके सी बन रहा है, सॉरी, सही हो गया। चलो आगे आ जाओ। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 gram per cm cube, and the density of glycerine is this much cm cube, gram per cm cube. Okay, water is added to the measuring cylinder containing this cm cube of glycerine, so that the density of the mixture is 1.1 gram per cm cube. Assume that the um, मिक्सिंग प्रोसेस डज नॉट चेंज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द, ओके। देखो ये तुम्हारे पास जो है मिक्सर की डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तुम्हें प्लीज पता होना चाहिए कि मिक्सर की डेंसिटी को किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक दफा समझ लो, जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमेशा अप्लाई करना, हमेशा सॉल्व होगा, ओके। जब भी तुम्हें निकालिए ना डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, राइट, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ द कंटेंट वन प्लस मास ऑफ द कंटेंट टू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेंट वन प्लस वॉल्यूम ऑफ द कंटेंट टू, दिस इज द फॉर्मूला। ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, होशियारी मत किया करना कि अगर तुम्हारे पास जो है ना डेंसिटी ऑफ द मिक्सर निकालना है तुमने, तो तुमने दोनों की डेंसिटी को ऐड करके डिवाइड बाय टू करा, ऐसा होशियारी करोगे ना, ऐसा चमाट मारूंगा गलत हो जाएगा, ये कभी भी नहीं होगा ऐसा, ओके। सही, दिस इज लाइक इनकरेक्ट फार्मूला, हमेशा गलत आंसर देगा, राइट। तो ये तुम्हारे पास हो गया। अब देखो हमारे पास तीन चीजें, हमारे पास है, एक हमारे पास है वाटर, सही है। एक हमारे पास है ग्लिसरीन, सही है, ग्लिसरीन। और एक हमारे पास है इनका मिक्सर, सही है। अच्छा जी, वाटर का हमारे पास कोई ना कोई मास होगा, सही है।
वाटर का हमारे पास कोई ना कोई वॉल्यूम होगा और कोई ना कोई डेंसिटी होगी, सही है। अच्छा जी, अब फिल आउट कर लेते हैं सारी चीज़ें। So density of water is 1, okay. Volume of water is unknown and the mass of the water is also unknown. सही है। वॉल्यूम ऑफ वाटर में ले लेता हूँ v ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर में ले लेता हूँ m ऑफ, सॉरी, अच्छा गलत लिख दिया मैंने, सही है, m ऑफ वाटर, और यहाँ पे आ जाएगा 1, सही है। ग्लिसरीन तुम्हारे पास है, ग्लिसरीन की जो डेंसिटी है वो है तुम्हारे पास 1.3, सही है। एंड तुमने जो है ना 40 सी एम क्यूब ऑफ ग्लिसरीन ऐड की, 40 सी एम क्यूब ऑफ ग्लिसरीन तुमने ऐड की, सही है। एंड तुम्हें ग्लिसरीन का मास नहीं गिवन है, सही है, तो तुमने सबसे पहले इनको फिल आउट करना है, राइट। अच्छा जी, फिर उसके बाद है मिक्सचर की जो तुम्हें डेंसिटी दी हुई है, जब तुमने इनको मिक्स किया तो मिक्सचर की जो डेंसिटी है वो तुम्हारे पास है 1, यानी 1.1। मिक्सर का वॉल्यूम तुम्हें नहीं पता और मिक्सर की तुम्हें डेंसिटी, मिक्सर का मास तुम्हें नहीं पता, राइट। चलो, अब ये आ गया, तुम्हारे पास टेबल बन गया। अब इसको सिंपली से सॉल्व करोगे इंसान की तरह, तुम्हारे पास सुकून से सॉल्व होगा, सुकून से आंसर आएगा, राइट। कोई होशियारी नहीं करनी अपने तरफ से, वरना गलत कर जाओगे, सही है। ये आ गया एंड ये आ गया, सही है। चलो, आज अभी कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो है ना इसके अंदर वैल्यूज फिल इन कर लेते हैं, जो जो रिमेनिंग वैल्यू वो रिमेनिंग वैल्यू फिल इन कर लेते हैं, सही। देखो भाई, अगर तुम्हें ग्लिसरीन का, तुम्हें वो दिया हुआ है, ग्लिसरीन का मास नहीं दिया हुआ, तो ग्लिसरीन का मास निकल आएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से, मास अपॉन वॉल्यूम, सही है। सो डेंसिटी तुम्हारे पास है 1.3 और वॉल्यूम तुम्हारे पास है 40, सही है। मास हमारे पास आ जाएगा, सही। 4 1 4 4 3 12 एंड कितना बनेगा यार बता दो। 1.3 × 40, आई एम गेटिंग 52, सही है। आई एम गेटिंग 52, सही, ये मेरे पास आ गया 52, सही। ओके। अब तुम्हें बताए कि मिक्सचर के अंदर क्या होने वाला है। मिक्सचर के अंदर मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ कि 52 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन प्लस मास ऑफ द वाटर, राइट। और मिक्सचर के वॉल्यूम के अंदर मैं लिख सकता हूँ 40 विच इज द वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन प्लस द वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट। अच्छा जी, अब इस फॉर्मूले के अंदर से पुट इन कर दो, राइट। अच्छा, बाय द वे तुम्हें ये बात पता है, तुम्हें ये बात पता है कि तुम्हारे पास अगर वाटर के लिए तुम काम करो, सो वाटर की डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। और वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 आ रही है, राइट, मास ऑफ द वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ द वाटर, राइट। तो तुम्हें यहाँ से ही पता चल रहा है कि मास ऑफ द वाटर इज बेसिकली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर, राइट। यहाँ से तुम्हें ये बात पता चल गई, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता चल गई है, राइट। अब आ जाओ इक्वेशन के अंदर सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। सो हमने जो है ना, हमने पूरा इन इन ये पूरी चीज हमने, ये पूरी चीज हमने निकाल ली है, ये रही, सही है। और ये पूरी चीज डिनोमिनेटर हमने निकाल लिया है, ये रहा, सही है। और ये यहाँ पे आ जाएगी, राइट। सो सिर्फ हमने फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। 1.1 इज इक्वल टू 52 प्लस मास ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय 40 प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ओके। अच्छा, अब तुमसे कह रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एडेड, राइट। तो हमें वॉल्यूम अपनी फाइनल इक्वेशन के अंदर चाहिए, मास हमें रिमूव करना है, राइट। सो इस मास की जगह पे मैं वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन दिस केस इज बेसिकली इक्वल टू द मास ऑफ द वाटर, राइट। सो हमने 1.1 इज इक्वल टू 52 प्लस द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, राइट, क्योंकि मास इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, इस वजह से मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। एंड देन 40 प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ओके। सॉल्व कर लो। सो 40 इंटू, अच्छा ये पूरे को वहाँ लेके जाओ, डिनोमिनेटर को वहाँ मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 44 प्लस 1.1 वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 52 प्लस द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ओके। एंड देन 52 माइनस 44 करोगे, सो 8 बच जाएगा यहाँ से। एंड जब इसको यहाँ पे ले आओगे, सो 0.1 बच जाएगा यहाँ से, राइट, वॉल्यूम ऑफ द वाटर। एंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर वुड बी 8 डिवाइडेड बाय 0.1, दैट गिव्स यू 80, ओके। सही हो गया। चलो, आई विश तुम्हें, सर, बोलो। इसमें आपको कैसे पता है कि मास ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर है? भाई देखो, उसने डेंसिटी मुझे दी हुई थी, वाटर की डेंसिटी मुझे दी हुई थी 1 की, सही है। मैंने डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाया, सही है। और जब मैंने इसको सॉल्व किया, ये मैंने सोल्यूशन किया हुआ है, राइट। सो 1 की डेंसिटी है, मास और वॉल्यूम मेरे पास है, मैंने इनको इधर उधर भेजा, तो मेरे पास मास ऑफ द वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर आ रहा है, राइट। इस वजह से, ओके। सही, जी इस वजह सर। से मैंने उसको आगे आगे सब्स्टिट्यूट किया, सही हो गया। चलो आगे आ जाओ भाई। तुमसे कह रहे हैं कि a box in a box in a shape of the cube fall free, what, free face level with the surface। अच्छा, ये कुछ गायब है, मैंने कुछ मिटाया हुआ है क्या? अच्छा, आ गया आ गया।
Okay, a box in a shape of the cube falls from the ship into the sea. The box land with its lower face level with the surface of the sea. Fine. Box on the surface of the sea. So yeah, surface of the sea. Box sinking. Right. Density of the sea. Okay. Box begin to sink. Become totally submerged. Totally submerged. Okay. टोटली सबमर्ज का मतलब है कि जब टोटली सबमर्ज होगा तो उसके बाद जितना भी नीचे बॉक्स चले जाए, राइट। टोटली सबमर्ज होने के बाद जितना भी नीचे बॉक्स चले जाएगा उसका अपथ्रस्ट कांस्टेंट रहेगा, उसका अपथ्रस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके। एंड देन सिंक डीपर इनटू द सी, राइट। इसके बाद वाला जो पोर्शन है, इसके बाद यहाँ पे अपथ्रस्ट कांस्टेंट होने वाला है, राइट। कांस्टेंट अपथ्रस्ट, राइट। क्योंकि तुम्हें पता है भाई कि अपथ्रस्ट जो होता है वो रो जी वी, अपथ्रस्ट जो होता है वो बॉक्स के वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। एक दफा वॉल्यूम बॉक्स का पूरा सबमर्ज हो गया तो अब ऑब्वियस सी बात है कि वाटर फर्दर डिस्प्लेस नहीं होगा। जब वाटर फर्दर डिस्प्लेस नहीं होगा तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो फाइनली जो है वो अपथ्रस्ट कांस्टेंट होने वाला है। सो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, बी में पूरा कांस्टेंट है तो सही नहीं हो सकता, ए बिल्कुल गलत हो गया, सही हो गया। सो सी और डी में से हमें फड्डा करना है। अच्छा जनाब आ जाओ भाई। विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द वेरिएशन अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉक्स विद द डेप्थ ऑफ इट्स लोअर फेस ऑफ द, ओके फाइन। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे तुम क्या कर लोगे कि भाई तुम्हारे पास जो है ना, अगर तुम देख लो रो, sorry, upthrust u, rho g, and then a times h, सही। h is basically the depth, सही। अब देखो तुम जो ग्राफ बना रहे हो वो ग्राफ बना रहे हो अपथ्रस्ट अगेंस्ट द डेप्थ का, ओके। और तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, राइट, कर्व नहीं बनना चाहिए, सही है। और ये वाला पोर्शन तो हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि भाई हमारे पास जो है जैसे ही वो डेप्थ के अंदर फर्दर सिंक करता रहेगा तो उसके बाद जो है वो आपके पास जो अपथ्रस्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, राइट। तो आपके पास सी ऑप्शन हो गया, सही। चलो आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कि स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द मास एज शोन, ओके। व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द चेंज इन द एनर्जीज ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाय द मास, ओके। अच्छा, बिफोर है, बिफोर का मतलब है कि अभी इस पे जो है ना ये अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर है। जैसे ही मास तुमने रखा है स्प्रिंग नीचे चली गई तो स्प्रिंग की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और मास की भी जो है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि वो नीचे आ रहा है, राइट। देख लेते हैं भाई। द स्प्रिंग गेन both the gravitational potential energy, no, the spring gain only elastic potential energy, right। the spring gains gravitational potential energy and lose elastic potential, उल्टा लिखा हुआ है, right, उल्टा लिखा हुआ है। the spring loses both, no, not loses both, okay, the spring loses gravitational potential energy and gains kinetic energy, right। सेंस बन रहा है, आई विश तो कि सेंस बन रहा हो, सही। स्प्रिंग ने एक चीज लूज करनी दूसरी गेन करनी है और ऑब्जेक्ट ने मास ने दूसरी चीज गेन करनी है पहली चीज लूज करनी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। चलो आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कि मैन ऑफ अ मास 70 केजी रन्स अप एन staircase up a staircase containing 30 step, each step is 20 centimeter high, okay। the man take, okay, अगर each step 20 centimeter high है so 20 into 30 करोगे, 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 into 30 करोगे तो तुम्हारे पास वर्टिकल हाइट पता चल जाएगी, राइट। तुम्हें दिस इज अ वर्टिकल हाइट जो कि उसने कवर करनी है, राइट। क्योंकि स्टेप तुम्हारे पास तो इस तरह से होंगे, राइट। तो हम बेसिकली सिर्फ ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, राइट। सो हमारे पास जो है हाइट जो हमारे पास आ गई 2 3 6, सो 6 मीटर की हमारे पास हाइट आ रही होगी अपवर्ड, ओके। अब इन्होंने कहा इट टेक 7 सेंटीमीटर टू रन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टू द टॉप, व्हाट इज द एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब है पावर निकालनी है, राइट। एनर्जी डिवाइड बाय टाइम करना है, यूनिट भी देख सकते हो पावर वाले दिए हुए, ओके। सो पावर इज इक्वल्स टू जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। सो तुम्हारे पास आ जाएगा अच्छा जी, जीपी तुम्हारे पास है 75 into 9.81, ओके, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7, ओके। सॉल्व कर लो। 630। 630 आ रहा है, सही हो गया। ओके जी, अल्फा पार्टिकल तुम्हें दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ओके। मास तुम्हें बस यहाँ पे इसका देखना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर कर दो इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो 2.2 एक्सपोनेंट -13, राइट, इंटू 2 डिवाइडेड बाय जो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल होता है तुम्हें केजी के अंदर लेना होगा, राइट। सो तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, राइट। सो 4 इंटू जो एलिमेंट्री मास होता है, यूनिफाइड एटॉमिक मास जो होता है वो तुम्हारे पास 1.66 एक्सपोनेंट -27, राइट। एंड अंडर रूट कर दोगे, सही है। सॉल्व कर लो भाई। अंडर रूट
2.2 एक्सपोनेंट -13 सही है इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.66 1.66 एक्सपोनेंट -27 जी गंदी सी वैल्यू आ रही है 8.14 एक्सपोनेंट 6c बन रहा है सही है सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होता फॉर द मास ब्रो फॉर द चार्ज होता है ना वो प्रोटॉन आप कह रहे हो तो चार्ज होता है ना उसका और 1.6 एक्सपोनेंट -19 से मल्टीप्लाई होता है ना लेकिन मास के लिए तो हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को कंसिडर करते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन का भी मास होता है समझ रहे हो? अच्छा भाई आ जाओ identical springs are joined in the four arrangement which arrangement has the same spring constant as a single arrangement let's assume that single arrangement जो है उसका spring constant है k का right तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि spring constant in series वो रेसिप्रोकल होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/k टोटल इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 राइट ये स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज के अंदर है राइट और स्प्रिंग कांस्टेंट पैरेलल के अंदर जो होता है वो होता है तुम्हारे पास k1 प्लस k2 राइट तो अगर तुम यहाँ पे देखो बी के ऑप्शन के अंदर देखो सही है सो अगर सबके आइडेंटिकल है तो सबके के होने वाले राइट तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो 2k होगा राइट इस पूरे का सिस्टम का बी का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा 2k होगा राइट हमें क्या चाहिए उसने कहा कि अरेंजमेंट हैज द सेम स्प्रिंग कांस्टेंट एज अ सिंगल स्प्रिंग कांस्टेंट अगर सिंगल स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो सबका भी जो है ना वो आना चाहिए ओए होए भाई बंदी इतनी रॉजर आ रही है कैसे पता तुम्हें सी है याद था अच्छा जी इसका अगर तुम करोगे तो इसका हो जाएगा k/2 राइट क्योंकि 1/k प्लस 1/k k/2 तो ये हो जाएगा 2 k/2 बस ये बन जाएगा सही सी के अंदर अगर तुम देख लो सही कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो k और k राइट सो तुम्हें पता है कि अगर तुम यहाँ पे ये सीरीज के अंदर है राइट सीरीज के अंदर है सही है 1/k प्लस 1/k k/2 हो जाएगा सही है k/2 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से भी k/2 आ जाएगा पैरेलल के अंदर हो जाएंगे दोनों को ऐड करोगे सो k बन जाएगा राइट वेरी गुड ब्रो एंड यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ना 2k 3k/2 आ जाएगा राइट के और के तुम्हें पता है पैरेलल के अंदर है पैरेलल के अंदर का मतलब होगा ये पूरा जो है ना वो 2k हो जाएगा सही है ये पूरा हो जाएगा 2k सही है और फिर 1/2k प्लस 1/k राइट सो 2k/2k 3k 2k नहीं 3/2k एंड 2k/3 2k/3 ये आ जाएगा सही है खैर आ जाओ an unstretched spring has a length of 2 centimeters a spring is then stretched within the limit of proportionality का मतलब है कि वो स्लो obey कर रहा होगा right by a tensile force of 1.5 so that the elastic potential energy stored in the spring is this much what is the stretched length देखो बदतमीजी की हुई है उन्होंने what is the stretched length okay तो तुमने पहले एक्सटेंशन निकालनी है फिर उसको अनस्ट्रेच लेंथ के अंदर ऐड करना है तो स्ट्रेच लेंथ आएगी राइट समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट समझ रहे हो एक्सटेंशन नहीं मांगी हुई उसने राइट तुम्हें पता है कि W इज इक्वल टू यानी वर्क डन या इलास्टिक पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ Fx तुम करते हो राइट ये जो x होता है ये एक्सटेंशन होती है राइट कि ओरिजिनल लेंथ माइनस या स्ट्रेच लेंथ माइनस अनस्ट्रेच लेंथ करके आती है राइट सो अब यहाँ पे देख लो 0.045 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.5 राइट तो तुम्हारे पास जो एक्सटेंशन आ जाएगी वो तुम्हारे पास आ जाएगी 0.045 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.5 आई एम गेटिंग 0.06 की सही 0.06 की सही 06 की यानी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा सही 6 सेंटीमीटर दिस इज द एक्सटेंशन ओके ओरिजिनल लेंथ है 6 ओरिजिनल लेंथ के अंदर अगर तुम 6 को ऐड करोगे तो वो स्ट्रेच्ड लेंथ बन जाएगी राइट तो वो 8 बन जाएगा तुम्हारे पास सही सही हो गया भाई क्लियर हो गया देखो एक होता है अनस्ट्रेच्ड लेंथ एक होता है स्ट्रेच्ड लेंथ एक होता है एक्सटेंशन फॉर्मूला के अंदर तुम्हारे पास दिया हुआ है जो एक्स जो तुम कैलकुलेट करो दिस इज द एक्सटेंशन राइट और स्ट्रेच्ड लेंथ के लिए तुम्हें अनस्ट्रेच्ड लेंथ प्लस एक्सटेंशन तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे पास ये आएगा फाइन चलो आगे आ जाओ सर एक बार वो ऊपर वाले क्वेश्चन पे चले जाओ एक बार ऊपर वाले कौन से हाँ बोल भाई ठीक है ठीक है सर एक चीज देखनी थी समझ हो गया अच्छा जी तुमसे कह रहे हैं कि सिग्नल जनरेटर एम्पलीफायर्स एन एम्पलीफायर एंड अ लाउड स्पीकर यूज टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट साउंड वेव्स इन अ एयर ऑफ अ रूम
Okay, the relationship between the properties of these are investigated, which relationship is not correct. Okay, इन्होंने आपको दिया हुआ है amplifier, a signal generator, amplifier and the loudspeaker are used to produce a different wave in a air room. Okay, amplitude is directly proportional to wavelength. नहीं, ऐसा तो नहीं होता. Frequency is inversely proportional to wavelength. Yes, हो सकता है क्योंकि speed of the sound constant होगी इस केस के अंदर, क्योंकि तुम्हारे पास speed of the sound in the air constant है. सही है. Intensity is proportional to the square of amplitude. Yes, this is correct. Period is yes. सही, तो उसने कहा है not correct. So तुम्हारे पास this is the only option, right? अच्छा जी. When a guitar string is plucked, it causes a longitudinal wave in the air as shown. Okay, the speed problem. Okay, fine, fine. देखो तुमसे कह रहा है कि देखो ये तुम्हारे पास है कंप्रेशन, ये कंप्रेशन है, बीच में रेयर फ्रैक्शन है, राइट? तुम्हें पता होना चाहिए कि बिटवीन द टू कंप्रेशंस तुम्हारे पास एक वेव बनती है, एक वेवलेंथ बनती है, राइट? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो तुम्हारे पास एक वेवलेंथ बनने वाली है, राइट? सही हो गया, एक वेवलेंथ बनने वाली है, ये एक वेवलेंथ है, राइट? क्योंकि देखो कंप्रेशन यहाँ से तकरीबन स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक कंप्रेशन है, राइट? सो 0.4 से 0.6 तक की कंप्रेशन है, सेंटर वाला पॉइंट ले लो. सही है, और ये भी मैंने सेंटर वाला पॉइंट लिया हुआ है. सही हो गया. चलो, सो आगे आ जाओ भाई. अगर हम इसको सॉल्व करें सो मेरे पास आ जाएगा 0.5 की वेवलेंथ, 0.5 की वेवलेंथ आ जाएगी, राइट? ये पूरा मेरे पास लैम्डा है, ये मेरे पास आ गया लैम्डा. सही है, ये आ गया 0.5 का. सही है, और मेरे पास जो वो, अबे यार, मेरे पास जो स्पीड दी हुई है 340 की दी हुई है, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगाओ. सही है, सो 340 डिवाइडेड बाय 0.5 कर दो और तुम्हारे पास आ जाएगा कुछ ना कुछ. कितना आ रहा है? 340 डिवाइडेड बाय 0.2, 1700 आ रहा है. 1700 तो सारा आंसर ही नहीं है. कुछ भंड गया क्या? बी आंसर. बी आंसर कैसे भाई? मेरे को ही बताओ, इससे क्या गलती हो रही है? 340 डिवाइड बाय 0.5 680. 0.5 करना है ना? सही है, सही, सॉरी. अच्छा जी. तुमसे कह रहे हैं कि a transverse wave travel along the rope. Okay, the diagram shows a rope at time t equals to 0. The wave is traveling from the left to the right. The period of the wave is t. Okay, fine. On the particle, one particle of the rope is labeled x. Okay, which graph shows the variation with the displacement x from. Okay, fine. अच्छा, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो वो होता है पार्टिकल जो होता है वो अपने पीछे वाली मूवमेंट को फॉलो करता है, राइट? मतलब अगर तुम इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को ड्रॉ करोगे तो तुम्हें ये वाली चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली चीज तो ऑलरेडी पास हो चुकी है, राइट? क्योंकि वेव ऐसे जा रही है ना. सो पार्टिकल एक्स ने ये वाली चीज तो एक्सपीरियंस कर ली है, राइट? लेकिन अब उसने क्या एक्सपीरियंस करना है? ये वाली चीज एक्सपीरियंस करनी है, राइट? सो नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल एक्स जो होगा वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा, राइट? सो पहले नीचे जाएगा एंड देन फिर वापसी ऊपर आएगा अपनी मीन पोजीशन से, राइट? सो मीन पोजीशन है बट उससे नीचे नहीं जा रहा, तो गलत हो गया ये, राइट? मीन पोजीशन है, उससे नीचे जा रहा है, सही हो गया. मैक्सिमम पोजीशन से नहीं जाएगा, ये गलत हो गया. सही. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सही, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए अगर तुम पार्टिकल की, तुम्हें यहाँ पे जो है पार्टिकल दिया हुआ और तुमने पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को बनाना है, सो तुमने जस्ट जो है उसकी पीछे वाली चीज को देखनी होती है. बोलो यूसुफ, क्या बोल रहे हो? तो एक बार समझा सकते हैं ये वाला पार्ट? देखो, आपके पास जो है ना, उसने कहा कि द वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट. ओके, और वन पार्टिकल ऑफ द रोप इज लेबल्ड. ओके, अब आपके पास एक पार्टिकल है, सही है? उस पार्टिकल की जो है ना वेरिएशन, यानी डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन आपने ग्राफ करनी है नीचे, राइट? सो अब ये जो पार्टिकल एक्स है, यानी पार्टिकल एक्स ऑसिलेट करेगा ना, उसकी ऑसिलेशन आपने ग्राफ करनी है नीचे, राइट? अब देखो पार्टिकल एक्स तो अपनी पोजीशन पे, तुम्हें पता है कि वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम. तो पार्टिकल ने आगे पीछे तो नहीं जाना है, पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट करेगा, ऊपर नीचे होगा, राइट? आगे पीछे नहीं जाएगा. ओके, वेव होगी जो कि आगे पीछे जाएगी. सही है. सो पार्टिकल जब वेव आगे जाएगी, सही, सो पार्टिकल क्या होगा? ये वाली पूरी चीज तो पार्टिकल से पास हो चुकी है, राइट? ये पॉइंट के पीछे वाली चीज बचेगी, राइट? सो पार्टिकल ने इस पॉइंट से नीचे जाना शुरू करना है, राइट? क्योंकि पीछे वाली चीज आ रही है, राइट? समझ लो, बस ये कॉन्सेप्ट है.
मतलब देखो सिंपल सी चीज है, जब भी आपको वेव दी हुई है और आपको पार्टिकल का मोशन बनाना है, यू जस्ट नीड टू सी कि व्हाट इज कमिंग बिहाइंड द पार्टिकल, बस आपने ये देखना है और उसी को एग्जैक्टली लेबल बस जो करना है। पीछे हो बस वो लिखते हैं। बस जो पीछे होगा बस वो लिख दो। पार्टिकल अभी अपनी मीन पोजीशन पे, पीछे तुम्हारे पास आ रहा है एक ट्रफ आ रहा है, राइट? पार्टिकल अभी अपनी मीन पोजीशन पे, पीछे एक ट्रफ आ रहा है, वो तुमने बना दिया, दैट्स इट। क्लियर हो गया? ओके सही। सही परफेक्ट हो डन। गया। सही है। अच्छा जी, तुमसे कहा हुआ कि जेट एयरक्राफ्ट ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 0.8 वी, where v is the speed of the sound. The aircraft directly approaches the stationary observer. Okay, the frequency of the sound is 100 hertz. Okay, तुम्हें पता है कि v f is equals to v over v minus vs times f नॉट है ये, सही है। और v यानी स्पीड ऑफ साउंड इज जस्ट v, सही है। एंड देन स्पीड ऑफ साउंड इज जस्ट v, एंड देन 0.8 v, ओके, एंड देन 100, ओके। अबे मिट जा यार, 100, राइट। तुम इसको सॉल्व करोगे, v ओवर नीचे से ये 1v है बेसिकली, इसको 1v तुम लिख सकते हो, 1v। सो 1v माइनस 0.8 सो 0.2v, सही। v से v कैंसिल कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा 100। 100 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल्स टू एफ नॉट, राइट? तो वो तुम्हारे पास 500 बनता है, सही हो गया। चलो ये आ गया। तुमसे कह रहे हैं कि टेलीस्कोप डिटेक्ट्स एनालिसिस द सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर तुम्हें पता है कि माइक्रोवेव होती है, राइट? 2 सेंटीमीटर तुम्हें पता होना, सेंटीमीटर के अंदर जो भी वेवलेंथ होगी माइक्रोवेव होती है, राइट? तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। चलो आगे आ जाओ। अच्छा जनाब, सो आपसे कह रहे हैं कि टू टाइप ऑफ द सेम, टू वेव ऑफ द सेम टाइप ओवरलैप्स, सही है जनाब। कोई सुपरपोजिशन ओवरपोजिशन आ रही है। व्हेन डज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई? ऑलवेज, ओके, ओनली व्हेन द टू वेव्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड। ये स्टेशनरी वेव के लिए रिक्वायर्ड होता है हमें, राइट? तो ये सिर्फ स्टेशनरी वेव के लिए, ऑलवेज वाले हिसाब किताब नहीं है। ओनली व्हेन द टू वेव हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, नो। ऑपोजिट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो तो भी अप्लाई हो सकता है, बट हम अपने केस के अंदर सेम फ्रीक्वेंसी यानी कोहेरेंट वेव रखते हैं, ओके। when the wave traveling in the opposite direction, ये भी stationary wave के अंदर आता है, right? So these two conditions, these two B and D are the conditions required for the stationary wave when the two waves are overlap of the same type, okay, overlapping, right? और C is like आउट ऑफ द सिलेबस, क्योंकि हम इसको पढ़ते नहीं, हम बोल देते हैं भाई कोहेरेंट वेव है, सो वी डोंट डिस्कस दिस टाइप ऑफ वेव की जिसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो। सो और बाय द वे ये ऑलवेज वाला हिसाब किताब होगा, राइट? अच्छा, तुमसे कह रहे हैं कि stationary sound wave is formed in a tube of a length L that is closed at one end. Okay, the diagram shows the position of the nodes and the antinode of the stationary wave. Okay, node and the antinode, मतलब इस तरह से कुछ होगा, right? And then ये आ गया and ये आ गया, fine. अच्छा जी, 3/2 lambda है, fine. Which graph shows the variation in the amplitude of the wave with a distance x measured from the closed end of the tube? Measured from the closed end of the tube. Okay. So सही है। अगर हम ये ले लें, सही है। सो क्लोज एंड पे तुम्हारे पास है, नोड बन रहा है, तो 0 0 से स्टार्ट होना चाहिए, सारे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, वाइड। अच्छा, इतनी सारी वेव तो हमारे पास नहीं है, सही है। इतनी सारी वेव तो हमारे पास नहीं है जितना सारा उन्होंने एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। ए और बी तुम्हें करेक्ट करें क्योंकि डेढ़ वेव है, डेढ़ नहीं, 3.5, 3 और 4 लैम्डा है, राइट? अब ए या बी में से हमने देखना है, मुझे वैसे जो आंसर लगना चाहिए, द ग्राफ ऑफ द वेरिएशन ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द क्लोज एंड ऑफ द ट्यूब, ओके। अब वैसे तो आंसर बी होना चाहिए, 27 का आंसर इनका ए आ रहा है, इनका ए आंसर बन रहा है, बट इनका आंसर ए बन रहा है, बट मुझे जो है ना बी लग रहा है। उसकी वजह ये है कि तुम्हारे पास जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो एम्पलीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इंक्रीज हो सकता है। बट अगर हम विद इन वन लूप की बात करें, सो हमारे पास विद इन वन लूप हमारे पास जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी, सही है। यानी अगर, अच्छा इसकी ना मुझे कोई बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रही कि आप इसको किस तरह से लिख सकते हो। क्योंकि हमारे पास स्टेशनरी वेव, राइट? स्टेशनरी वेव नॉर्मल वेव की तरह नहीं काम करती है, राइट? तो ये वाला जो होगा ये नॉर्मल वेव वाला काम है, राइट? तो ये प्रॉब्ली नहीं होना चाहिए, राइट? स्टेशनरी वेव की अलग कंडीशंस होती है, तुम्हें पता है उसके एम्पलीट्यूड डिफरेंट होते हैं, राइट? उसका तुम्हें पता है कि इन फेज पार्टिकल्स होते हैं अगर तुम एक ही लूप में ले रहे हो, राइट? आउट ऑफ द फेज होते हैं अगर तुम अलग अलग लूप में ले रहे हो, सही। तो और स्टेशनरी वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। इसी तरह से अगर स्टेशनरी वेव के अगर तुम एम्पलीट्यूड बना रहे हो तो उसका एम्पलीट्यूड फिर से बन रहा होगा, सही।
इसकी ऐसे मेरे पास इतनी कोई सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन नहीं है सही, जो कि मैं तुम्हें दे सकूं, बट फॉर नाउ ये है सही है, लेकिन मैं इसको देखूंगा कि फिर इसकी क्या बन सकती है। बोलो बोलो, अगर तुम में से किसी के पास है तो मुझे बता सकते हो। स्केलर और वेक्टर को कंसिडर करके एम्पलीट्यूड स्केलर क्वांटिटी इसलिए अबे वेक्टर होती है, वो है। एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट होती है ना, डिस्प्लेसमेंट। हम कहते हैं ना एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो ओ वेक्टर होती है। तो ये है। और किसी के पास कोई है एक्सप्लेनेशन, एनीबॉडी? कोई एक्सप्लेनेशन मुझे सजेस्ट करेगा, प्लीज हेल्प कर दो अगर है। मेरे पास फिलहाल ऐसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जो जो है ना हम इसको दे सकें, बट इतना मुझे, इतना आपको मैं बता सकता हूँ कि भाई दिस सॉर्ट ऑफ ग्राफ इज बेसिकली फॉर द प्रोग्रेसिव वेव नॉट द स्टेशनरी वेव, राइट। और चूंकि स्टेशनरी वेव है तो इस वजह से ही होगा, बट इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है या इसकी एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या है वो अभी मेरे मेरे जहन में नहीं है सही। तो इसको आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कि a wave on a surface of the water passes through the gap between the two barrier as and is diffracted as shown. Okay. Less diffraction. Okay. What happened when the frequency? अच्छा तुम्हें पता है डिफ्रैक्शन के अंदर कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, राइट। डिफ्रैक्शन के अंदर जो तुम्हारे पास जो है ना गैप है, सही है। अगर तुम उसके साथ वेरिएशन करोगे डिफ्रैक्शन कम ज़्यादा होगी, सही है। वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन करोगे सो डिफ्रैक्शन कम ज़्यादा होगी, राइट। और तुम स्पीड के साथ वेरिएशन करोगे तो डिफ्रैक्शन कम ज़्यादा होगी। और तुम थिकनेस ऑफ द बैरियर के साथ तुम करोगे तो डिफ्रैक्शन वेरी होगी, सही है। सो थिकनेस ऑफ बैरियर, सही। यानी ये जो इसकी मोटाई है ना, इसके साथ अगर तुम छेड़छाड़ करोगे तो डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी या कम होगी, राइट। जितना कम, जितना बेसिकली इसका इन्वर्सली रिलेटेड है, मैं सबका बता देता हूँ सही। कि अगर तुम्हारे पास वेवलेंथ है, सही है, तुम वेवलेंथ को इंक्रीज करोगे और बैरियर की लेंथ को सेम रखोगे, सही है। मैक्सिमम मैक्सिमम जो डिफ्रैक्शन होता है वो गैप गैप शुड बी इक्वल टू वेवलेंथ, राइट। ये आपके पास जो है मैक्सिमम डिफ्रैक्शन आता है, सही है। ये आपके पास एक ऑप्टिमम सिनेरियो है, राइट। ये एक ऑप्टिमम सिनेरियो है, सही है। एंड अगर आप वेवलेंथ ज़्यादा बढ़ाओगे, सही है, तो आपके पास जो है ना यानी वेवलेंथ अगर आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपके पास जो है आप कह रहे हो कि डिफ्रैक्शन बढ़ जाएगी, राइट। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वेवलेंथ कर दोगे तो फिर डिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगी, राइट। एक सर्टेन अमाउंट तक अगर आप वेवलेंथ बढ़ाओगे, गैप को कांस्टेंट रखे, तो आपके पास डिफ्रैक्शन बढ़ेगी, राइट। लेकिन अगर आप गैप बढ़ाओगे, डिफ्रैक्शन वेवलेंथ सेम रखोगे तो डिफ्रैक्शन कम होगी, राइट। इसी तरह से स्पीड बढ़ाओगे डिफ्रैक्शन बढ़ेगी, स्पीड कम करोगे डिफ्रैक्शन कम होगी, राइट। एंड थिकनेस है, ये वाली जो बैरियर की थिकनेस है, अगर ये बढ़ाओगे डिफ्रैक्शन कम होगी, इसको कम करोगे डिफ्रैक्शन बढ़ेगी, राइट। क्योंकि जितना ज़्यादा ये एजी होगा ना, जितना ज़्यादा एजी होगा उतना ज़्यादा डिफ्रैक्शन बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा ये ब्रॉड होगा उतना डिफ्रैक्शन कम होगी, राइट। तो खैर, अब इन्होंने आपको कहा व्हाट हैपन व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज हाफ, फ्रीक्वेंसी हाफ करोगे तो एम्पलीट्यूड वेवलेंथ डबल करो, वेवलेंथ डबल करो तो इसका मतलब है डिफ्रैक्शन बढ़ जाएगी, मोर डिफ्रैक्शन, सही हो गया, सही हो गया। सो तो ये आपके पास आ गया। अच्छा जनाब, चलो। अच्छा जी, देर इज नो डिफ्रैक्शन, नो डिफ्रैक्शन तब होगी कि जब आप जो है ना वेवलेंथ या तो बहुत ज़्यादा, वेवलेंथ नहीं, गैप को आप बहुत ज़्यादा छोटा कर दो तो फिर डिफ्रैक्शन आपको नहीं ऑब्जर्व होगी, सही होगी। अच्छा जनाब, आ जाओ भी, आगे आ जाओ। Observable interference fringes are produced using the light from the double slit. The intensity of the light emerging from the each slit initially the same. The intensity of the light emerging from one of the slit is now reduced. Okay. The intensity of the light emerging from one of the slit is now reduced. Right. देखो तुम्हें पता है कि जो व्हाट इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस पैटर्न पे जो इफेक्ट होता है ना वो तीन चीजों से पड़ता है। एक तो सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स, राइट। सॉरी, एक जो है स्लिट सेपरेशन, यार फ्रिंज स्पेसिंग, राइट। सही है। दूसरी चीज ब्राइटनेस, और तीसरी चीज है डार्कनेस, डार्कनेस, ओके। ये तीन चीजें होती हैं जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर आपको बतानी होती है, राइट। तो इस केस के अंदर, अच्छा, फ्रिंज स्पेसिंग जो है ना वो डिपेंड करती है ए, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए पे, राइट। अगर तुमने इनमें से कोई भी चीज कम या ज्यादा की है तो फ्रिंज स्पेसिंग कम या ज्यादा होने वाली है, अदरवाइज इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओके। सो तुमने इसके अंदर तो इन्होंने कोई भी चीज नहीं की हुई है, राइट। लाइट फ्रॉम द, इन्होंने कहा कि द ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस आर प्रोड्यूस यूजिंग द लाइट ऑफ द डबल स्लिट, ओके। इंटेंसिटी इज इनिशियली द सेम, पहले इंटेंसिटी सेम थी, लेकिन तुमने बाद में क्या किया, एक की इंटेंसिटी कम कर दी, राइट। सो एक की इंटेंसिटी कम की है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, राइट। सो फ्रिंज स्पेसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। इंटेंसिटी अगर तुमने कम की है
तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्राइटनेस तो कम हो जाएगी, राइट। और जो डार्कनेस है, अब डार्कनेस पे क्या होगा, पहले जो दो वेव होंगी, वो दो वेव जो सुपर इम्पोज हो रही होंगी वो इस तरह से हो रही होंगी, राइट। सही है। दो वेव जो सुपर इम्पोज हो रही होंगी एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होंगी और रिजल्टेंट बिल्कुल जीरो बन रहा होगा, राइट। दो वेव जब सुपर इम्पोज हो रही होंगी इस तरह से होंगी, बट जब आपने इंटेंसिटी को रिड्यूस कर दिया है, तो अब एक वेव जो है वो बड़ी होगी, राइट। एक वेव बड़ी होगी, एक यानी उसका एम्पलीट्यूड, और एक छोटी होगी, राइट। सो रिजल्टेंट जो डार्क स्पॉट होगा उस पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा, राइट। सो आपको जो है ना वहां पे कोई ना कोई रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिली होगी, यानी डार्क स्पॉट बिकम ब्राइटर, ब्राइट स्पॉट बिकम डार्कर, राइट। तो ये आपके पास हो जाएगा, सही है। सो अब देख लो इसमें क्या होगा। The bright fringes and the dark fringe all become brighter. No. The bright fringes and the dark fringe all become darker. No. The bright fringes become darker and the dark fringe become brighter. ऐसा भी नहीं है. The bright fringe become darker and the dark fringe become brighter. Yes. सही हो गया। सो जो ब्राइट फ्रिंज होगा, अच्छा इसका ना ये थोड़ा सा इन्होंने मजे का नहीं लिखा हुआ, बल्कि इसके अंदर हम ये कहते हैं कि द ब्राइटनेस ऑफ द ब्राइट फ्रिंज बिकम लेस ब्राइट, इसका ये मतलब है। एंड द डार्कनेस ऑफ द डार्क फ्रिंज बिकम लेस डार्क, इसका ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये इतना मजे का नहीं लिखा हुआ इन्होंने डी का, राइट। जो इसका आंसर इन्होंने लिखा हुआ इतना, एक मिनट आंसर चेक कर लो, 2029 डी आ रहा है, हाँ आ रहा है। सही। द ब्राइट फ्रिंज बिकम डार्कर एंड द डार्क फ्रिंज बिकम ब्राइटर। देखो ये कब होगा, जब तुम जो है 180 का फेज शिफ्ट कर दोगे, राइट। जो इंटेंसिटी आ रही है ना डबल स्लिट से जो लाइट आ रही है, सही है, इनिशियली इन फेज होती है। इनिशियली जो दो स्लिट से लाइट आ रही थी वो इन फेज होती हैं। अगर तुम एग्जैक्टली आउट ऑफ द फेज कर दोगे, 180 डिग्री आउट ऑफ द फेज कर दोगे स्लिट्स पे फ्रिंज स्क्रीन पे नहीं, स्लिट पे जहाँ पे लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है वहां पे, अगर तुम 180 डिग्री आउट ऑफ द फेस करोगे तो ये होशियारी तुम्हें देखेगी, राइट। अच्छा जी, ब्राइट बिकम डार्क एंड, अच्छा ब्राइट fringes and the dark fringe all become dark, ऐसा नहीं हो सकता। सो ये ब्राइट फ्रिंज एंड द डार्क फ्रिंज ऑल बिकम ब्राइट, ये तब होगा कि जब तुम जो है ना इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो, राइट। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई है, राइट। जब तुम इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे ना, जब तुमने इंटेंसिटी इंक्रीज की होगी तो ये होगा, राइट। ब्राइट फ्रिंज जो है वो ब्राइटेस्ट हो जाएगी, डार्क फ्रिंज जो है वो भी थोड़ी बहुत ब्राइट होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये तब होगा, ए तब होगा कि जब तुमने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया होगा, राइट। और बी तब होगा कि जब तुमने, नहीं बी तब नहीं होगा कि जब तुमने इंटेंसिटी को रिड्यूस किया होगा, बी तब नहीं होगा, ओके बी केयरफुल, राइट। सही है। क्योंकि ये ऑल डार्कर नहीं होगा, जो ब्राइट फ्रिंज होगा वो ब्राइट ही रहेगा, वो थोड़ा बहुत ब्राइट रहेगा, राइट, या थोड़ा बहुत डार्क हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ब्राइटनेस रहेगी, राइट। सो और जो डार्क फ्रिंज है वो आपका ब्राइट होने लगेगा, सही। तो खैर ये आपके पास है, सही। सो अगर तो तुम रिड्यूस कर रहे हो इंटेंसिटी ऑफ वन ऑफ द स्लिट, रिड्यूस कर रहे हो तो ये होगा। इंटेंसिटी ऑफ वन ऑफ द स्लिट इंक्रीज कर रहे हो तो ये होगा। अगर तुम दोनों स्लिट के अंदर से जो वेव आ रही है अगर तुम उनको 180 डिग्रीज आउट ऑफ द फेस करो तो ये हो जाएगा, सही हो गया। चलो जी आगे आ जाओ। तुमसे कह रहा है कि द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज दिस मच लाइंस पर मिलीमीटर पर मीटर, ओके। सो 1 डिवाइडेड बाय 4 एक्सपोनेंट 5 इज योर छोटा वाला डी, ओके। दिस इज बड़ा वाला डी, ओके। सही। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डी इज बेसिकली D/N, सही हो गया। कि जो छोटा वाला डी होता है, छोटा वाला डी का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास इतनी अमाउंट ऑफ लाइंस है 1 मीटर के अंदर, तो ये जो दो लाइंस है ना इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी, राइट। और अगर तुम्हारे पास लेट से ये इतनी बड़ी इतना बड़ा तुम्हारे पास फ्रेम है, सही है। तो इसके अंदर तुम्हारे पास जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस है, राइट, जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस है, सही है, इसकी जो लेंथ है दैट इज कैपिटल डी। और इसके अंदर जितने भी एन है वो इस आपके पास जो है वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, आपके पास नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी, राइट। सो स्मॉल डी सबसे पहले निकालिए, फिर उसके बाद n lambda is equals to d sin theta, right। इन्होंने कहा व्हाट इज द एंगल बिटवीन द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट, मतलब सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा का तुम्हें निकालना है। n2 ले लो, वेवलेंथ तुम्हारे पास है 598 एक्सपोनेंट 9, सही है, डिवाइडेड बाय साइन आई, निकालना क्या, सॉरी डिवाइडेड बाय, अच्छा जी डिवाइड तो नहीं करोगे, खैर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट 5, राइट। एंड देन साइन इनवर्स कर दो। अगर तुम्हें मैथ्स नहीं समझ में आई है तो भाई ये देख लो कि भाई मैंने जो है ना, एक सेकंड,
मैंने डी की जगह पे पूरी वैल्यू रख दी है, राइट। डी की जगह पे 1/4 एक्सपोनेंट 5 रखा है, राइट। तो 1 ओवर है तो इस वजह से 5 वहां चला गया, सही है। सो तुम्हारे पास जो आंसर आना चाहिए, साइन इनवर्स 2 into 489 एक्सपोनेंट 9 -9 ओके इंटू 4 एक्सपोनेंट 5। 23 आ रहा है मेरे पास, 23 तो आंसर ही नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। सॉरी 580 है, 28 आ रहा है, सही है। 30 का सी आ रहा है, फाइन। अच्छा जी, आ जाओ भाई। अरे यार गंदा क्वेश्चन आ रहा है यार। The length of the string, the length of the wire RS has a circular cross section area A over 2 and A. Fine. Um, area आपको increase okay. At end R of the wire, the cross section area is A. At end S of the wire, the cross section area is A over 2. The charge Q takes T to pass through the end R of the wire. There is a constant electric current in the wire. Okay, how much charge will pass through S in the time of T over 4? N A uh, L, ऐसे ही होता है। अबे यार इसका दिमाग नहीं चल रहा यार। क्यू, चलो करते हैं। हाउ मच चार्ज, ओके, चार्ज क्यू टेक्स टी, क्यू एंड टी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। एल सेम है, एन भी सेम है। सो ये हम ये बना सकते हैं, क्यू इज इनवर्सली, क्यू इक्वल्स टू आई टी ना। सही है, क्यू इज, करंट सेम रहेगा, सही हो गया। सो क्यू ओवर एल, सॉरी नहीं, क्यू ओवर टी टाइम्स ए, सही है, इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी टाइम्स ए। सही है। एक सेकंड, तो पहले मुझे आंसर निकालने दो, फिर बता दो क्या सीन है। सही है। सो दैट्स क्यू डैश विच फॉर विच वी आर वर्किंग। एंड क्यू, पहला वाला टी ही है और पहला वाला ए ही है। दूसरे वाले के अंदर क्यू डैश इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई 4 किया हुआ है आपने, और एरिया आपने डिवाइड बाई 2 किया हुआ है। सही है। सो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा, और 2 4 ज़ा 8 वहाँ, अच्छा जी। सो जब इसको वहाँ भेजोगे सो ये हो जाएगा TA/8, राइट, टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय TA। सही है। सो TA से TA कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू डैश। सो Q/8 इज इक्वल टू क्यू डैश। ओके, क्यू डैश। अच्छा जी, मेरे पास 8 आ रहा है, 31 का B आ रहा है यार, शिट 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 शिट। क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सही है। इंटरवल ऑफ T/4, T/2, 31 का B कैसे बन रहा है यार। अल्लाह अकबर। 4 है, 4/2 करेंगे तो 2 बनेगा, उसके तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे तो कुछ नहीं है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन 8 ही बन रहा है, या तो 8 बनेगा या 4, या 1/8 बनेगा या जस्ट 8 बनेगा। सही है। मुझे बस ये फॉर्मूला पता है तो मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व करूँ। क्यू, या तुम अगर ऐसे सोच लो, I = NA V। सही है। NaQV, सही, ये वाला फॉर्मूला अगर लगा रहे हो तो तुम्हें पता है आई इज बेसिकली Q/T, राइट। सही है, इज इक्वल्स टू NaQ, अरे शिट्स मैन, है, नहीं नहीं नहीं, NaQ/T, NaQ, और V को अगर मैं एक्सपैंड करूं, डिस्टेंस विच इज लेंथ ओवर T। सही है। सो T, तो T से कैंसिल हो रहा है। सही है। सो दिस मीन्स दैट द चार्ज की इक्वेशन इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अच्छा जी। सो Q/A शुड बी इक्वल टू Q/A, और ये वाला Q डैश है। सही है। सो Q/2 आ रहा है मेरे पास, C बन रहा है।
31 का, अच्छा पता नहीं, लंबी हो रही है, लंबी हो रही है, लंबी हो रही है, इसको थोड़ा सा रोकते हैं, देखते हैं, एंड में इसको नाप देंगे। आ गया। आपसे कह रहा है कि पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू द component बाय कनेक्टिंग वायर ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस दिस, ओके, द पावर सप्लाई हैज एन आउटपुट पावर ऑफ 3.6 watt and the terminal potential difference of 12 volts. How much energy dissipated in the connecting wire in a time of 1 hour? Okay. Component by connecting wire of the total, अच्छा connecting wire की total resistance है 4 volts की, right? The power supply has a output 3 point watt and the terminal potential difference is 9, सही। सही है, लेकिन लेकिन नहीं, दोबारा से सोच लें। A power supply is connected to the component by connecting wire of the total resistance this much, सही है। The power supply has an, अच्छा हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के तौर पे हम मान लेते हैं इसको, राइट, और ये कंपोनेंट आ गया, सही है। सही, इसकी रेजिस्टेंस मेरे पास आ रही है 4.9 की, सही, लेट्स से इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है, सही। द पावर सप्लाई हैज़ अ आउटपुट ऑफ 3.6 एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 12, टर्मिनल इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो 12 का आ रहा है, सही है। And how much thermal energy is dissipated in the connecting wire? The power supply, अच्छा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, दैट इसके अक्रॉस जो पावर आ रही है, वो पावर मेरे पास आ रही है 3.6 की, सही है। अच्छा जी, सो इसके लिए अगर हम काम कर लें, करंट निकाल लें, सो पावर इज इक्वल टू आई वी, सही है। 3.6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू आई, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा करंट, सही है। 3.6 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ से मेरे पास आ गया करंट 0.3 का, राइट। वो 0.3 का करंट यहाँ जा रहा होगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, जब वो यहाँ पे जाएगा तो उसकी वजह से पावर लॉस होगी। ब्रो उसने कहा हुआ है कि ये मेरे पास है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4.9 ना, तो ये बेसिकली लॉस वॉस करवा रही होंगी, इसलिए मैंने इसको इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर रखा हुआ है, राइट। सही, आप कह सकते हो कि भाई एक्सटर्नल भी तो लगा सकते हो आप, अगर आप जो है ना इसको एज अ कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस ले रहे हो, तो आप इसको एक्सटर्नल भी तो बना सकते हो, इंटरनल ही क्यों बना रहे हो, राइट। तो वो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये सेंस बन रहा है कि ये दिस इज द ओनली रेजिस्टेंस और दिस इज द ओनली लॉस इन द सर्किट, राइट, और बाकी जो है इसके अंदर जा रहा है, राइट। तो इस वजह से मैंने इसको इंटरनल रेजिस्टेंस के तौर पे रखा हुआ है ताकि समझना आसान हो, राइट। मतलब इसको एक एनालिसी के तौर पे समझ लो कि दिस इज एन इंटरनल, यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज बेसिकली एज इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसा समझ लो, राइट। क्योंकि इसके अलावा कहीं लॉस मुझे पढ़ने पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे कहीं और आ रहा है नहीं आ रहा, सही। सो 0.3 का जो करंट है वो पूरे सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, राइट। 0.3 का जो करंट है वो पूरे सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। उसे कहा कि हाउ मच थर्मल एनर्जी इज डेसिपेटेड इन द वायर, ओके। सो हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस भी है, ऐसा करंट भी है, सही है। सो पावर इज इक्वल टू, यहाँ से हम निकाल लेते हैं आई स्क्वायर आर, राइट, और आई स्क्वायर आर से हमारे पास पावर आ जाएगी, टाइम्स टाइम कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, राइट। सो 0.3 का स्क्वायर टाइम्स आर विच इज़ 4.9 times t which is 1 hour 60 into 60, सही। सॉल्व कर लो इंटू, अच्छा जी, 0.3 का स्क्वायर इंटू 4.9 इंटू 60 into 60, सही है। आई एम गेटिंग 1587, 1.6 के सी बन रहा है, 32 का सी, यस सी, सही। आई विश भाई समझ में आया होगा तुम लोग को। अच्छा जनाब, सो इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, एंड इसको यहाँ ले आओ, सही है। चलो, ओके। सो आगे आपसे कह रहे हैं कि कॉपर वायर इज रिप्लेस्ड बाय एन एल्यूमिनियम alloy wire of the same length and the resistance, the copper has half the resistivity of the alloy। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने होशियारी नाप दी है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन के अंदर जो है ना सेम वायर दे रहे होते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने दो डिफरेंट वायर ले ली है, तो होशियारी मत करना, रेजिस्टिविटी सेम मत ले लेना, ओके। सो इसको ध्यान में रखना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर, लेंथ सेम है, और has replaced wire of the same length and resistance, सही। copper wire has a resistive, okay, so आपको पता है कि resistance is equals to रो एल ओवर ए, राइट, सही है।
अच्छा, सो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल ओवर ए की जगह तुम लिख सकते हो पाई डी ओवर 4, राइट, और इसका स्क्वायर भी तुम कर सकते हो, राइट। सो बेसिकली आपको दिख रहा है कि रो ओवर डी स्क्वायर विच इज़ द डायमीटर इज द ओनली टू थिंग दैट आर चेंजिंग, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट, राइट। सो हम ये दे सकते हैं कि भाई रो वन ओवर डी वन स्क्वायर इक्वल्स टू रो टू ओवर डी टू स्क्वायर, राइट। सो बस ये हम कर सकते हैं, इसके अलावा हमें कोई होशियारी नहीं करनी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट, राइट। तुमसे कह रखा है इन्होंने कि द कॉपर वायर हैज़ हाफ द रेजिस्टिविटी, द कॉपर वायर हैज़ हाफ द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, ओके। एलॉय की जो भी रेजिस्टिविटी होने वाली है कॉपर वायर की, उसकी हाफ ले लेते हैं, सही। सो लेट्स सी, दिस इज द कॉपर, दिस इज द एलॉय, ओके। सो एलॉय की रेजिस्टिविटी अगर हमने रो ले लिया, सो कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी हो जाएगी रो बाई टू, राइट, या 0.5 ले लेते हैं, 0.5 रो, राइट, क्योंकि तुम्हें पता है कि रो बाई टू इज 0.5, राइट। एंड डिवाइडेड बाय जो डायमीटर है ऑफ कॉपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एंड डायमीटर ऑफ एलॉय का स्क्वायर, राइट। हमें चाहिए डायमीटर ऑफ एलॉय डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ एलॉय का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ कॉपर का स्क्वायर इज इक्वल टू डेंसिटी डिवाइडेड बाय 0.5 ऑफ डेंसिटी, राइट। सो कैंसिल कर दो, 1/0.5 इज टू, टू का अगर रूट करोगे तो अंडर रूट टू बन जाएगा, सही। सो डी ए ओवर डी सी इज इक्वल टू 1/0.5 करोगे तो 2 बनेगा, और अंडर रूट टू तुम कर दोगे तो तुम्हारे पास ए बनना चाहिए, सही हो गया। तो ये कहानी भी हो गई, सही है, 33 भी सही हो गया। 34 देख लो, थ्री आइडेंटिकल लैम्प्स बोले तो रेजिस्टेंस सेम होने वाली है, राइट। पी क्यू आर connected to the battery of the internal resistance of negligible internal resistance is shown. Okay, the filament wire in the lamp Q is break. अच्छा, लैम्प Q की अगर ब्रेक होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। So it will no longer conducts. What are the change in the brightness of the P and R? Okay. अच्छा, तुम्हें पता है कि अगर ये पैरेलल के अंदर लगा हुआ होगा तो पैरेलल के अंदर लगे हुए होने की वजह से जो रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, राइट। सो जो सर्किट की रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी, पहले वाले केस के अंदर करंट ज़्यादा होगा, जब करंट ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से आपके पास जो इफेक्ट होंगे ब्राइटनेस वगैरह वो ज़्यादा होंगी, राइट। बट अभी जो है वो करंट हो गया है, जैसे ही अपने रेजिस्टेंस बढ़ाई है, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ी बढ़ी है तो ओवरऑल करंट बढ़ गया होगा, सही है। क्योंकि अगर आप लेट्स से अगर आप इसकी रेजिस्टेंस टू ले लो, इसकी भी टू ले लो, सो 1/2 प्लस 1/2 एंड 2/2 1, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आ जाएगी 1, राइट, अगर तुम पैरेलल को मान के चल लो, राइट। लेकिन अगर इनमें से एक फूक किया है तो दूसरे की रेजिस्टेंस तो 2 ही है, राइट, तो तुम देख रहे हो कि डबल आ रही है, राइट, डबल नहीं ज़्यादा आ रही, सही। अच्छा जी, खैर, तो अब तुम्हारे पास जो है ना यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है 2, सही है, खैर। व्हाट आर द चेंजेस टू द ब्राइटनेस ऑफ पी एंड आर, ओके। रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगी, मतलब अब तुम इसको ऐसे समझ लो कि ये सर्किट के अंदर है ही नहीं, सही है, ये वाली चीज़ सर्किट के अंदर है ही नहीं, ये नहीं है सर्किट में, सही है। सो अब आपके पास जो है ना जो भी करंट जा रहा है वो यहाँ से यूँ जा रहा है होता हुआ, सही है। सीरीज़ के अंदर अगर आ गया, सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस हमारे पास जो है रेजिस्टेंस वुड बी लाइक थोड़ी बहुत हायर, सही है। सो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो तुम्हारे पास जो ओवरऑल करंट होगा वो कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन की इससे, राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन से ज़्यादा होगी इसकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, राइट। तो ओवरऑल जो करंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से आर पे तो इफेक्ट पड़ेगा कि भाई आर की जो ब्राइटनेस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, उसका क्रॉस करंट डिक्रीज हो रहा है, उसका क्रॉस रेजिस्टेंस डिक्रीज हो, वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, राइट। लेकिन पी जो है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी इंक्रीज होगा, सही है, तो उसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, सही हो गया। सो ये आपके पास आ गया बी ऑप्शन, सही है। हाँ, सही हो गया। तुमसे कह रहे हैं कि what which ratio has the same unit as the electromotive force? Okay, the energy per unit, the charge per unit energy transfer, charge per unit time, no, charge per unit time is the current basically, right? And the energy transfer per unit charge, it is the opposite of the voltage. Energy transfer per unit time, energy transfer per unit time is the power, right? So A is the possibility, or C is the possibility, energy transfer, sorry, C is the possibility, charge unit, A जो है वोल्टा है, right? A is basically 1 over the EMF, A is 1 over the EMF and C is the EMF, okay। भाई साहब, अच्छा जी,
A circuit consists of blah blah blah. Okay, the voltmeter reading is zero. What is the अच्छा इस सर्किट को तुम अज्यूम कर लो, सबसे पहले तो इसको तुम मान लो भाई, इस पूरी चीज को ना, इस पूरी चीज को तुम x मान लो, x मान लो x। ओके, और इस सर्किट को तुम u बना लो। ये पहले भी एक पेपर में आया हुआ है, तो जो है ना, ये आ गया एंड सही, ये एक रजिस्टर आ गया सही, ये आ गया दूसरा रजिस्टर सही। इसको मैंने x माना हुआ है राइट, जो कि इसकी वजह से सही हो गया। और ये आ गया 5.2 वाला सही, और मेरे पास जो है ऊपर वाला आ जाएगा 10 का सही, ये मेरे पास आ गया 10 का। अरे मालिक, सीधी सीधी लाइन नहीं बन पा रही है इससे। फाइन, ये हो गई। और यहाँ से तुम इसको कनेक्ट कर दो सही, ये सर्किट मैंने ऐसे बना दी सही। वैल्यूज में दे देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, दैट इज 2, दैट इज x, एंड दैट इज 5, एंड दैट इज 10। ओके, वोल्ट मीटर तुमने बेसिकली यहाँ लगाया हुआ है सही, नहीं सॉरी, वोल्ट मीटर तुमने इधर लगाया हुआ है, इधर, इधर लगाया हुआ है सही। अच्छा, अब देखो, वोल्ट मीटर रीड जीरो, इसका क्या मतलब है? वोल्ट मीटर रीड जीरो का मतलब है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इस जगह पे सही है। अच्छा, बाय द वे तुम्हारा वोल्ट मीटर इधर लगा हुआ है। ओके, वोल्ट मीटर इज राइट हियर सही, वोल्ट मीटर इज राइट हियर, इस केस के अंदर ये वोल्ट मीटर है सही। वोल्ट मीटर तुमने यहाँ पे लगाया हुआ है सही हो गया। तो मैं तुम्हें जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना, वो ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि वोल्ट मीटर में जो जीरो रीडिंग आ रही है उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास इधर होगा ना, इधर, वही पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास यहाँ पे भी होना चाहिए, राइट? सही है। तो जब तुम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2.0 बन जाएगा, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल होना चाहिए सही, उसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा, राइट? सो हमारी जो स्टार्टिंग है वो हम ये कह रहे थे कि भाई पी डी, पी डी अक्रॉस एक्स शुड बी इक्वल टू द पी डी अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, राइट? अच्छा जी, लेट्स से मान लो तुम ये ई तुम्हारे पास है सही है। अब फॉर नाउ जब तुम ऊपर वाले सर्किट को कंसिडर करो, क्योंकि पैरेलल है ना, पैरेलल के अंदर तुम इसको अलहदा कंसिडर कर लो, राइट? इसको अलहदा कंसिडर कर लो सही है, इसको अलहदा से कंसिडर कर लो ऊपर वाले को, राइट? और v इक्वस टू, मतलब वो रेशो वाले मेथड लगा लो रेजिस्टेंस निकालने के लिए सही, रेजिस्टेंस और वी आउट निकालने के लिए सही, लगा लेते हैं भाई। सो x डिवाइडेड बाय x+2 इंटू ई इज द पी डी, पी डी अक्रॉस x। ओके, एंड पी डी अक्रॉस 10 जो होगा, वो पी डी अक्रॉस 10 जो आएगा वो 10 डिवाइडेड बाय 10 + 5 15 इंटू ई इज इक्वल टू द पी डी अक्रॉस 10 सही। आई विश तुम्हें यहाँ तक बात समझ में आई होगी। सिंपल सा मैंने जो है ना, मैंने जो है ना जस्ट पोटेंशियल डिवाइडर वाला फॉर्मूला लगाया, वी ओवर वी, सॉरी, R1 ओवर R1 + R2 टाइम्स वी एन, जो कि मेरे पास यहाँ पे ई की फॉर्म में इज इक्वल टू वी आउट, राइट? अब मुझे ये बात पता है, वोल्ट मीटर रीड जीरो का मतलब है, मुझे ये बात पता है कि ये वाली जो चीज़ है ये इसके बराबर होने वाली है, राइट? जब ये इसके बराबर होने वाली है तो ये हो जाएगा x/x+2 इज इक्वल टू, सॉरी ई भी आ जाएगा, इज इक्वल टू 10/15 टाइम्स ई, राइट? ई से ई कैंसिल कर दो सही है, तुम सॉल्व कर लो इसको। 15x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं सही है, और 10x + 20, ओके, एंड दैट गिव्स यू 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 4, राइट? ये तुम्हारे पास आ गया 4 क्या चीज़ का, आंसर नहीं आया है, ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन आया है, ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू आई है 4, मतलब इस पूरे की 4 आई है, राइट? यानी 1/r total इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2, राइट? तो 1/r total इज 4 आया है, राइट? 1/r1 इज 8, राइट? प्लस 1/r ये हमें निकालना है सही हो गया। सो सॉल्व कर दो, 1/4 - 1/8 इज इक्वल टू 1/r, राइट? सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास बन जाएगा 2/8 एंड देन 1/8, 8 बन जाएगा सही है। सो तुम्हारे पास डी बन रहा होगा सही हो गया। चलो आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। सो तुमसे कह रहे हैं कि बैटरी ऑफ electromotive force EMF 6 volts, okay, and the negligible internal resistance connected to the voltmeter and the four other component as shown, fine.
The voltmeter is connected between the point X and point Y. The positive terminal of the voltmeter is connected to X. Okay, and the negative terminal is connected to Y. Okay, initially the resistance of each of the component is 1 kilo ohm. Okay, initially सबकी same है. With change on its own will cause the voltmeter to show the positive value. पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे पीडी ज़्यादा हो, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा हो, या पोटेंशियल ज़्यादा हो, यहाँ पे पोटेंशियल कम हो, राइट. तो उसकी वजह से वो जब पोटेंशियल डिफरेंस पे से जब माइनस करेगा तो फिर आपके पास पॉजिटिव आएगा, राइट. अब लेफ्ट साइड पे ज़्यादा होने का मतलब ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आना चाहिए, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आना चाहिए, राइट. सो इसका मतलब है कि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हो, यहाँ पे वोल्टेज कम हो, राइट. सही हो गया. और यहाँ पे वोल्टेज कम होना चाहिए, राइट, और यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, राइट. सेंस बन रहा है, सेंस सेंस ये है. दोबारा से सुन लो, सेंस ये है कि भाई तुम्हें उसने कहा कि एक्स को जो है ना विच चेंज ऑन इट्स ओन कॉजेज द वोल्ट मीटर टू शो द पॉजिटिव रीडिंग. पॉजिटिव रीडिंग देखो वोल्ट मीटर करता क्या है. वोल्ट मीटर को तुमने अगर यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया हुआ है ना, तो वो इन दो वैल्यूज को उठाएगा, आपस में सब्ट्रैक्ट करेगा, तुम्हें आंसर दे देगा, राइट. दिस माइनस दैट, क्योंकि तुमने वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, राइट. सो दिस माइनस दैट आपको आंसर दे देगा, सही. अच्छा जी. अब तुम्हारे पास क्या होगा कि सही है. सो अब तुम्हारे पास क्या होगा कि तुम्हारे पास जो है ना जब वो आंसर दे रहे हैं तो अब तुम ये देख लो कि भाई ये वाली वैल्यू जो होगी ये बड़ी होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, सही. ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तभी पॉजिटिव आंसर बनेगा. अदर वे राउंड होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, राइट. और अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस ज्यादा होना चाहिए, राइट. इसके अक्रॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई इसके अक्रॉस तो वो कंज्यूम हो चुका होगा ना, उसके बाद एक्स पे आएगा, राइट. तो जो कंज्यूम हो चुका होगा उसको तो नहीं देखना है आपने, राइट. सो जो इसके अक्रॉस आ रहा होगा वो, राइट, और जो इसके अक्रॉस आ रहा होगा वो, आपने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, you'll get the answer, राइट. इनके अक्रॉस वोल्टेज डायरेक्टली नहीं देखना, राइट, क्योंकि ये जो पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि आगे वाले पे डिपेंड कर रहा हो. ओके, चलो. अब अगर हमें यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो इसका मतलब है वोल्टेज अक्रॉस दिस वन शुड बी ग्रेटर देन दिस वन, राइट. इनिशियली देखो दोनों की 1 1 किलो ओम है, तो इनिशियली यहाँ पे भी 3 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 3 वोल्ट का ड्रॉप होगा, राइट. बट वी वांट दिस टू गो अप एंड दिस टू गो डाउन, राइट. ये करना है हमें, सही. सो अगर हमने इसकी रेजिस्टेंस को कम करनी, सॉरी, इसके वोल्टेज को बढ़ाना है, राइट, और इसके वोल्टेज को कम करना है, तो इसकी रेजिस्टेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, राइट. क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टर है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस की हमें रेजिस्टेंस कम करनी पड़ेगी, तो उससे वोल्टेज कम हो जाएगा. तुम्हें पता है डायरेक्ट रिलेशन है, तो तुम्हारे पास इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ये काम कर जाएगा हमारे पास, राइट. एक पॉसिबल ऑप्शन है. दूसरी चीज वहां पे देख लो, वहां पे सही है. दूसरी चीज ये है, अच्छा ये भी पॉसिबल है कि तुम यहाँ पे कोई चेंज नहीं करो, यहाँ वैल्यू डिक्रीज कर दो, मतलब इसको 3 रहने दो, यहाँ की वैल्यू डिक्रीज कर दो, तो 3 माइनस द लोअर वैल्यू ऑल्सो गिव यू द पॉजिटिव आंसर, राइट. तो तुम दो काम कर सकते हो, या तो इसको बढ़ा दो इसको कम कर दो, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, राइट. दूसरी पॉसिबिलिटी इसको सेम रखो इसको कम कर दो, राइट, तो भी तुम्हारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा, राइट. लेकिन अगर तुम इसको कम कर दोगे और इसको सेम रहने दोगे, दैट गिव्स यू द नेगेटिव आंसर. और अगर तुम दोनों को ही कम कर दोगे तो उसकी वजह से भी अजीब सा कुछ बन रहा होगा, फाइन. तो खैर, अच्छा. अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमने जो है ना ये वाले इसको कम करना है, इसको अगर हमने डिक्रीज करना है, राइट, वोल्टेज को अगर हमने इसकी डिक्रीज करना है, विच मीन के थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर की जो टेम्परेचर होना चाहिए वो इंक्रीज होना चाहिए, थर्मिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, राइट. तब जाके इसका वोल्टेज डिक्रीज होगा, राइट. और अगर हमने इसका वोल्टेज डिक्रीज करना है तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का वोल्टेज इंक्रीज होना चाहिए, राइट. और जब उसका वोल्टेज इंक्रीज होना चाहिए तो उसकी लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, राइट. इंटेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है इंटेंसिटी कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, राइट. तो ये हमने काम करना है. अब देखो इन तीनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो या तीनों काम एक साथ कर सकते हो, राइट. या तो तुम इंटरनल रेजिस्टेंस, या तो तुम इसकी वेरिएबल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस कम कर दो, या तो तुम इंटेंसिटी कम कर दो, राइट. इंटेंसिटी कम करोगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी वोल्टेज बढ़ जाएगा. और लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का जब ऊपर वोल्टेज बढ़ेगा नीचे वोल्टेज अल्टीमेटली कम हो जाएगा, राइट. या तो फिर तुम ये कर दो कि भाई ऊपर कुछ छेड़खानी नहीं करो, नीचे कर लो. सही, नीचे उसने कहा है कि तुम्हें वोल्टेज कम चाहिए, राइट, टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगी वोल्टेज कम हो जाएगा, राइट. और यहाँ पे हमें कम वोल्टेज चाहिए, यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि हमें आउटपुट पॉजिटिव चाहिए, और वो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा वैल्यूज. अब देख लेते हैं. डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर, हमने कहा है इंक्रीज होना चाहिए. इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस, हमने कहा डिक्रीज होनी चाहिए, राइट. रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑन द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, रिड्यूस, हाँ सही है. और रिप्लेस द फिक्स रेजिस्टर विद अ 500, रिप्लेस द फिक्स रेजिस्टर
विद अ, अच्छा हमें इसकी रेजिस्टेंस बढ़ानी है, राइट, हमें इसकी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना है, तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस भी डबल होना चाहिए, 2000 का होना चाहिए, लेकिन ये दे रहा है, सही है? तो ये तुम्हें सब समझ में आ गए होंगे, आई होप सो। खैर, आ जाओ भाई। तुमसे कह रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल passes close to the gold nucleus and is reflected through an angle of greater than 90 डिग्री। greater than 90 डिग्री का मतलब है कि वो तुम्हें जो है ना सेंटर को डिफ्लेक्ट होके, सेंटर से डिफ्लेक्ट होके जा रहा होगा, सही। which property of alpha particle changes as a result of the diffraction? चार्ज तो सेम रहेगा, नो। न्यूक्लियर नंबर भी सेम रहेगा, प्रोटॉन, अच्छा मोमेंटम ही बदल जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन चेंज, पहले हॉरिजॉन्टल मोमेंटम था, अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आ गए होंगे, सही तो सही। गुड वन। A nucleus of uranium-238-92 decays in stage by emitting alpha particle and beta particle, eventually forming plutonium, नहीं क्या 10 होता है, लेड, सॉरी लेड नॉट 10, एस बी होता है 10। अच्छा जी, हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल एंड हाउ मेनी बीटा पार्टिकल आर इमिटेड? तुम्हें पता है कि जब भी इस तरह का चेन रिएक्शन होता है तो सबसे पहले तुमने अल्फा पार्टिकल निकालने होते हैं, फिर उसके बाद बीटा पार्टिकल को एड अप करना होता है, सही है? सो 238, 238, 92 खड़े हो, सही है। एक अल्फा पार्टिकल निकाल दो, सही, एक अल्फा पार्टिकल निकालोगे तुम्हारे पास हो जाएगा 234, 90, राइट। सही है। जो भी एलिमेंट बन रहा होगा, सही है। मैं नंबर नहीं लिख रहा, सही है। फिर उसके बाद एक और अल्फा पार्टिकल निकाल दो, तुम्हारे पास हो जाएगा 230 एंड देन 88, राइट। एंड देन तुम एक और अल्फा पार्टिकल निकाल दो, 226 एंड देन 86, राइट। एंड देन तुम एक और अल्फा पार्टिकल निकाल दो। अल्फा पार्टिकल तुम्हें तब तक निकालना है जब तक ऊपर वाले का प्रोटॉन नंबर नीचे वाले का ना बन जाए, राइट। न्यूक्लियॉन नंबर, सॉरी, नॉट प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर ऊपर वाले का, सही है। फिर उसके बाद एक और अल्फा पार्टिकल निकाल दो, सही है। सो 282 डिवाइडेड बाय, और फिर 86 के बाद 84, राइट। एंड देन उसके बाद फर्दर निकालोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 218, 218 एंड देन 82, सही है। एंड देन फर्दर अगर निकालोगे तो 216, नहीं, 214 एंड देन 80, सही है। एंड देन एक और निकाल दो, सही है, एक और निकाल दो तो तुम्हारे पास हो जाएगा, मैं आसान तरीके में बता दूँ, इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है, सही है। 214, और अच्छा जी 214, से एक और निकालोगे 210 एंड देन 72, 79, 78, सही। एंड देन 206 एंड देन 76, 76, ओके, 76, राइट। इतने सारे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, सही। ऐसा, अबे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फा पार्टिकल निकले, सॉरी, 8 अल्फा पार्टिकल निकलने, सही। और बीटा पार्टिकल को तुमने कहाँ तक, 82 तक लेके जाना है, राइट। तुम अभी खड़े हो 76 पे, 76 से 82 जाओगे, तुम्हें पता है कि एक बीटा पार्टिकल की वजह से एक प्रोटॉन नंबर बढ़ता है और न्यूक्लियॉन नंबर सेम रहते हैं, राइट। सो 76 से तुमने जाना है 86 तक, राइट, 82 तक जाना है, तो एक एक निकालोगे 6 रिएक्शन होंगे, सही है। सो तुम्हारे पास ए बन जाएगा, सही है। अब देखो इतनी लंबी ख्वारी की वजह ना, तुम क्या करो, सिंपल सा कर लो, राइट। दोनों के न्यूक्लियॉन नंबर माइनस करो, राइट। 238 -206, दोनों की न्यूक्लियर नंबर माइनस करो, डिवाइडेड बाय 4 करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो 4 का होता है, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, राइट। सो 238 -206, सही, 32 आ रहा है, डिवाइड बाय 4 करोगे तो 8 बन जाएगा, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ, राइट। दोनों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर नंबर पे होता है, राइट। प्रोटॉन पे भी होता है, बट हम प्रोटॉन को फॉर नाउ इग्नोर कर देते हैं, सही। मतलब अल्फा पार्टिकल को जब भी हम इस तरह की जब भी चेन रिएक्शन होता है तो अल्फा पार्टिकल को हम न्यूक्लियॉन से रिलेट करते हैं, राइट। और बीटा पार्टिकल को प्रोटॉन से रिलेट करते हैं, सही। अब तुम इन बीटा पार्टिकल निकालने के लिए, अब बीटा पार्टिकल निकालने के लिए फाइनल जो इसका आंसर आ रहा होगा, सही। अच्छा, इसके लिए एक और ये काम भी कर लो कि 92 है ना। अच्छा, अब तुम्हारे पास ये पहले तुमने काम कर लिया, तुम्हें पता चल गया कि भाई 8 अल्फा डिकेज हैं, 8 अल्फा डिके हैं, राइट, सही है। जब 8 अल्फा डिके हैं तो प्रोटॉन में कितना कमी कमी आई होगी, 16 प्रोटॉन कम होंगे, 16 प्रोटॉन कम हुए होंगे, राइट।
तो तुम्हारे पास 92 से कहाँ चले जाएगा? 92 - 16 करोगे तो तुम्हारे पास कहाँ तक आ जाओगे? 76 तक आ जाओगे, राइट? सो बेसिकली जो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है वो 206 एंड तुम्हारे पास आ जाएगा 76, राइट? अब तुमने 76 से बढ़ाना है 82 तक जाना है, तो पता है वन डेके, वन इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर, वन बीटा नेगेटिव डेके, वन इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर, तो 6 है, तुम्हें कर लोगे, राइट? ऐसा से कर लो, सही है। Which list of the particle only the which list of the particles contain only fundamental particle? Okay, antineutrino beta meson hadron होता है, okay? Yes, सही है। baryon neutrino, no, baryon आ गया, सही है। तुम्हें पता है कि बैरियन और मीजॉन आर बेसिकली अंडर द हेड्रॉन्स, राइट? हेड्रॉन की कैटेगरी है, उसकी फैमिली के अंदर बैरियन आते हैं जिनके 3 क्वार्क होते हैं, या 3 एंटी क्वार्क होते हैं। बैरियन के 2 क्वार्क, बैरियन 2 क्वार्क जिसमें से एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है, राइट? एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो अल्फा, अल्फा आपके पास जो है वो है, सही। प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मतलब है कि ये आ गया, और ये क्वार्क इलेक्ट्रॉन, क्वार्क एंड पॉजिट्रॉन, ओके। सो ये तुम्हारे पास आंसर, सारी कहानी बन गई है, सही हो गया। चलो, अच्छा एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको भी। हम्म, ये वाला क्वेश्चन तो ये नहीं हो रहा था, देख लेते हैं इसको भी। चलिए, तो एक काम करते हैं, इसको ना अलग से वीडियो बना के इसको अलग से डाल देते हैं, सही। यहाँ पे ही डाल रहे हैं, इसको अलग से वीडियो बना के डाल देता हूँ, सही।